क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं उस मनहूस को जान से मारकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा हासिल कर लूं? मैंने डरते डरते दिल की बात कही तो इनका तेजी से बोली, यह ख्याल जहन से निकाल दो मेरे प्यारे जमील। तुम तन्हा उस पंडित का बाल भी बीका नहीं कर सकते। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने बेबसी से पूछा। जल्दी ना करो जमील, इनका ने सपाट आवाज में जवाब दिया। तुम आराम करो, जब तक मैं तुम्हारे सर पर हूं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता मुझे तो एक बात परेशान किए देती है कि बद्री नारायण तुम्हारी तरफ से मायूस होकर कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जो तुम्हारे लिए तशवीश का बायस हो। इनका, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हारा इशारा नरगिस की तरफ तो नहीं है? इस अय्यार पंडित से कुछ बैद नहीं जमील, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। इनका ने कहा। फिर मुझे तसल्ली देते हुए बोली, इतनी जल्दी मायूस मत हो, अब ऐसा भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। 3 रोज की मोहलत बाकी है। मुझे यकीन है कि इस अरसे में मैं ये मालूम कर लूंगी कि बद्री नारायण क्या चाहता है। वैसे नरगिस का ख्याल मुझे भी तुमसे कुछ कम नहीं है। वो तुम्हें अजीज है, इसलिए मुझे भी अजीज है। अब तुम नरगिस के पास जाओ, हो सकता है मैं आज ही रात बद्री नारायण के बारे में सब कुछ मालूम कर लूं। इनका, तुम जानती हो मैं सारी दुनिया के लिए बुरा हो सकता हूं, यूं भी मैं कोई अच्छा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन नरगिस के सिलसिले में मेरे दिल में हमेशा सच्चे जज्बात बेदार हुए हैं। मैं उससे अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैंने बड़ी ठोकरें खाने के बाद नरगिस को हासिल किया है। चाहे मेरी जान ही चली जाए मगर नरगिस को कुछ ना हो। मैं उसकी खातिर अपनी जिंदगी की भेंट देने से भी दरेग नहीं करूंगा। तुम्हें हर सूरत में नरगिस का ख्याल मुझसे ज्यादा रखना होगा। ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? इस बार इनका ने सर को खम देते हुए कहा, तुम्हारा इशारा बहुत है जमील। अच्छा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। मैं वादा करती हूं कि नरगिस हर तरह महफूज रहेगी। इनका ने नरगिस के सिलसिले में इत्मीनान दिलाया तो मुझे किसी कदर सुकून आ गया। मैंने इनका कुछ ज्यादा नहीं कुरेदा और चुपचाप बत्ती बुझाकर लेट रहा। वो रात बहुत बुरी गुजरी। मैं बार बार सोते से चौंक पड़ता। बुरे ख्यालात रात भर मुझे परेशान करते रहे। जब भी मेरी आंख खुलती मैं इनका को गौर व फिक्र में डूबा हुआ पाता। 1-2 बार मैंने उठकर नरगिस के कमरे में भी झांका, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से सो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने इनका पर नजर डाली। वो उस वक्त मेरे सर पर टहल रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो रात भर जागती रही है, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे उलझन के बजाय गहरी सुर्खी नजर आ रही थी, जो यकीनन किसी जज्बाती शिद्दत का रद्द अमल था। मैंने धड़कते हुए दिल से उसे मुखातिब किया, कहो, क्या रात भर जागती रही हो? हाँ, सारी रात, इनका ने मुस्कुराती नजरों से देखते हुए कहा। फिर संजीदा होकर बोली, जमील, मैंने सारी रात बद्री नारायण के बारे में मालूमात हासिल करने में बिता दी। अब मैंने ये मालूम कर लिया है कि पंडित बद्री नारायण क्या चाहता है। अच्छा, वो आखिर क्या चाहता है? मैंने तेजी से सवाल किया। मेरी तमाम तर तवज्जो इनका पर मरकूज थी और दिल पूरी तरह धड़क रहा था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं। वो मेरे जरिए कुछ नादीदा कुव्वतों का राज जानकर उन्हें अपने कब्जे में करना चाहता है। अगर तुमने मुझे उसके सर पर चले जाने का हुक्म दे दिया तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर हो जाऊंगी और वो मजीद ताकतवर हो जाएगा। फिर मुमकिन है वो तुम्हें कुछ और परेशान करे। ये नामुमकिन है इनका। जब तक नरगिस सेहतियाब नहीं हो जाती और तरबीनी से मैं निमट नहीं लेता, मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं करूंगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। और तुम खुद भी कह रही हो कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। हाँ, बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे कभी बद्री नारायण के हवाले ना करो, इस तरह वो और शेर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे शख्स के हुक्म पर चलने के लिए मजबूर हो जाऊं जो बाद में खुद मेरे लिए वबाल जान बन जाए। मैं उसके सर पर जाना नहीं चाहती जमील। तुम्हें जाने कौन दे रहा है? मैं तो उस कमीने से पहले ही खार खाए हुए हूं, मगर उस शरीर पंडित से कैसे निपटा जाए? मैंने झुंझलाते हुए कहा। हाँ, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कोई मामूली आदमी होता तो मेरे लिए वो चंद लम्हों का था, मगर ये तो पंडित बद्री नारायण है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि उसके कहने के मुताबिक पूरनमाशी की रात मरघट पर ही जाना पड़ेगा, और कोई सूरत तो नजर नहीं आती। मैंने उदासी से कहा। हाँ जमील, इनका ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा भी यही मशवरा है कि तुम वहां जरूर जाओ। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? यानी मुझे मरघट जाना होगा और फिर तुम्हें गोया उसके हवाले करना होगा? तश्तरी में रखकर
लीजिए, इनका हाजिर है पंडित जी। ये आपके हुक्म की ताबे रहेगी। आप इसके साथ जो जी चाहे करें। भाई, तुम्हें वहां जाना और उससे कहना है जो कुछ वो चाहता है वो तुम्हारे जरिए मुझसे कहे। मुझे यकीन है कि वो ये शर्त मानने पर कभी आमादा ना होगा। इस तरह तो टकराव की सूरत पैदा हो जाएगी, मैंने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। और मैं चाहती भी यही हूं कि वो तुमसे टकरा जाए। जानते हो जमील, इस सूरत हाल के बाद क्या होगा? मुझ पर से वो पाबंदी खत्म हो जाएगी जिसके तहत मैं दूसरी पुरस्कार कुव्वतों से जंग करने से गुरेजा हूं। मैं जाहिर है बेवजह बद्री नारायण से नहीं टकरा सकती। मैं टकराव का कोई जवाब पैदा करना चाहती हूं। तुम ये बातें नहीं समझोगे, लेकिन मेरी बात मान जाओ। मैं कुछ देर तक पसोपेश करता रहा और इनका मुझे बद्री नारायण से होने वाली मुलाकात के बारे में समझाती रही। चारों नाचार मैंने उसकी तमाम हिदायतें जहन नशीन की। फिर मौजू बदल कर कहा, नरगिस की सेहत के बारे में मुझे सख्त तशवीश है। देखो वो किस कदर लाखिर नजर आती है। मैं उसे तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहता हूं। तुमने नरगिस की बीमारी के लिए भी कुछ सोचा? 3 रोज की बात और है जमील। उसके बाद नरगिस को किसी अच्छे पहाड़ी मकाम पर ले चलेंगे जहां उसका इलाज बेहतर और मुनासिब तौर पर हो सकेगा और तुम भी कुछ दिन सुकून के साथ गुजारोगे। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। तुम देखोगे कि नरगिस खोई हुई तंदुरुस्ती दोबारा हासिल कर लेगी। उस पहाड़ी मकाम पर तुम्हारी दिलचस्पी की और भी बहुत सी चीजें होंगी, इनका ने मायने खेज अंदाज में कहा। मैंने वजाहत नहीं चाही कि उसने मेरी दिलचस्पी का क्या खास इंतजाम किया है। बहरहाल उसके मशवरे पर मुझे 3 रोज नरगिस के शहर में रुकना पड़ा। हरचंद कि मैं नरगिस की बीमारी के पेश नज़र एक दिन भी उसे इस शहर में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इस शहर से नरगिस की तल्ख यादें वाबस्ता थीं। लेकिन इनका के मशवरे पर मुझे मजबूर हो जाना पड़ा। बद्री नारायण का परेशान कुन मसला भी हल करना जरूरी था। नरगिस ने मुतअद्दिद बार मुझसे शहर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं उसे उल्टे सीधे बहाने करके टालता रहा। मैंने उसे बद्री नारायण के बारे में कोई बात बतानी मुनासिब न समझी। इधर मेरी उलझनें थीं कि बढ़ती ही जा रही थीं। मैं पंडित बद्री नारायण से बहुत खौफजदा हो गया था। कोई अंदरूनी बात ऐसी जरूर थी जो इनका की पुरस्कार कुव्वतों की मौजूदगी के बावजूद मुझे वसवसों में मुब्तला किए हुए थी। न जाने क्यों मेरा दिल बार बार इस ख्याल से कांप उठता था कि बद्री नारायण इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। वो मुझे कोई भारी नुकसान जरूर पहुंचाएगा। मैं उस नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैंने अपने दिल की ये कैफियतें सिर्फ नरगिसी से नहीं बल्कि इनका से भी पोशीदा रखीं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खुमियाजा मुझे बाद में उठाना पड़ा। इन 3 दिनों में बहुत से हंगामा खेज वाकयात पेश आए जो आम हालात में मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस होते, लेकिन इस वक्त मुझे किसी बात में लुत्फ नहीं आ रहा था। इस्वानी साहब गिरफ्तार कर लिए गए थे और अखबारात में उनके मुताल्लिक बड़ी अजीब व गरीब खबरें छप रही थीं। उनके साथ किश्वर बेगम के शौहर पर भी अताब आ चुका था। मजिस्ट्रेट साबिर अली भी मअतल हो चुके थे। मैंने ये सब खबरें नरगिस से छुपाई, उसे अखबार ही नहीं पढ़ने दिया। मैं उसके बाप के शर्मनाक करतूत, कुछ हक़ाइक़ पर मबनी और कुछ मुबालगा आमेज़ खबरें पढ़वा कर उसकी सेहत को मजीद ख़राब करना नहीं चाहता था। बहर सूरत इस्वानी साहब अपनी ज़िंदगी के इस बदतरीन अंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इधर रामदयाल से मिलने को मेरा दिल मुस्तरिब रहा, लेकिन ऐसी सूरत में जब बद्री नारायण ने मेरा जीना हराम कर रखा हो, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। मैं 3 दिन तक कयास आराइयाँ करता रहा और ख़ुद से उलझता रहा। 3 दिन बहुत होते हैं। ये पहाड़ जैसे 3 दिन मैंने बहुत बदमज़गी और बेबसी में गुजारे। जिस दिन मुझे बद्री नारायण से मिलने जाना था, उस रोज़ सुबह ही से मैं खामोश खामोश सा था। इनका तमाम दिन मुझे बार बार ताकीद करती रही कि मैं बद्री नारायण के सामने किसी बुज़दरी का सबूत ना दूं और डट कर उसका मुकाबला करूं। शाम तक मैं बुझा बुझा सा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि हालात खा कुछ भी हों, मैं बद्री नारायण से खाइफ नहीं होऊंगा। कुछ भी हो, फिलहाल तो इनका का पुरस्कार वजूद मेरे ताबे था। इनका जो बेपनाह पुरस्कार कुव्वतों की मालिक थी, जो सिर्फ एक इशारे पर मेरे कदमों पर दौलत निछावर कर सकती थी, उसकी कुव्वत के करिश्मे मेरे लिए नए नहीं थे। मैं उसकी हैरत अंगेज ताकत के हजारों मुजाहिरे देख चुका था। मैं किसी ठोस चट्टान की तरह अपनी जगह अटल हो गया। रात को 11:30 बजे मैं पूरी तरह मुस्तैद होकर होटल से निकला। नरगिस उस वक्त महव ख्वाब थी। मैंने दरवाजे को बाहर से कुफल लगाया और एक बहरे को चंद सिक्कों के औस इस बात पर रजामंद कर लिया कि जब तक मैं वापस ना आऊं वह मेरे कमरे का खास तौर पर ख्याल रखे। मरघट का रास्ता मेरे लिए नया ना था।
एक बार पहले भी रामदयाल की मां की अर्थी जलाने के लिए मैं इस तरफ आ चुका था। इनका ने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर संजीदगी और गौर व फिक्र के आसार बदस्तूर मौजूद थे। मैंने उसकी महवियत में मुखिल होना मुनासिब न समझा। हर चंद के मैंने बद्री नारायण से टकराने का ठोस इरादा कर लिया था। इसके बावजूद न जाने वो क्या बात थी जो मुझे मुस्तकबिल में आने वाले बहुत से नुकसानों का एहसास दिला रही थी। पूरनमाशी का चांद नीले आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन उस वक्त उसके हुस्न से मुतासिर ना हो सका। शायद इसलिए कि मरगट की पुरस्कार और हौलनाक वीरानी ने चांदनी को भी अपने खौफनाक माहौल में सम कर दिया था। हर तरफ बड़ा हौलनाक सन्नाटा तारी था। मैं लंबे लंबे कदम उठाता आगे बढ़ता रहा। कोई पत्ता भी खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे किसी की आत्मा मेरा ताक़ुब कर रही हो। मेरी दस्ती घड़ी उस वक्त पूरे 12 के अमल का ऐलान कर रही थी। मैंने अंधेरों में चारों समतों का बगौर जायजा लिया, लेकिन दूर दूर तक किसी जी रूह का कोई निशान न था। इनका का आलम वही था। वो अब भी अपने ख्यालात में गुम थी। मैं एक जगह रुक गया और उस जानिब नजरें जमाती जहां से बद्री नारायण की आमद मुतवक्के थी। अभी मुझे वहां खड़े हुए बमुश्किल 1 मिनट गुजरा था कि पुष्ट से बद्री नारायण की आवाज सुनकर मैंने तेजी से पलट कर देखा। बद्री नारायण मुझसे 2 फुट के फासले पर खड़ा मुझे मशकूक नजरों से देख रहा था। तारीकी के बावजूद मुझे उसकी आंखें रोशन नजर आ रही थीं, 2 दहकते हुए सुर्ख अंगारों के मानिंद। मुझे बद्री नारायण की अचानक आमद पर हैरत थी, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली दे ली कि मुमकिन है वो पहले ही से यहीं कहीं छुपा बैठा हो और मुझे महज खौफजदा करने की खातिर उसने ये ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया हो। इस ख्याल ने मेरे दिल में बद्री नारायण से नफरत और फैला दी। मैं खामोशी से उसके सामने खड़ा रहा। कुछ देर तक मुकम्मल सुकूत तारी रहा। फिर बद्री नारायण की खुश्क आवाज सन्नाटे का सीना चीरती हुई उभरी। जमील अहमद खान, मुझे खुशी है कि तुम ठीक वक्त पर आ गए। क्या इनका इस समय तुम्हारे सर पर मौजूद है? हाँ, मैंने दीदा व दानिस्ता इख्तिसार से काम लिया। और इनका के सिलसिले में तुम्हें अपना वचन याद है? हाँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं इस समय तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अपने दिए हुए वचन के अनुसार अब तुम इनका को अपने हुक्म से मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इनका 4 रोज बाद वापस कर दूंगा। बद्री नारायण ने एक एक लफ्ज बहुत जमा कर कहा। अब मेरे लिए पैंतरा बदलने का वक्त आ गया था। मैंने बड़े खुश्क लहजे में उससे कहा, बद्री नारायण, तुम इस ख्वाहिश का इजहार होटल में भी कर चुके हो। मुझे आधी रात को मरघट में बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या मैं इसकी वजह दरियाफ्त कर सकता हूं? तुम्हें यहां बुलाने का कारण क्या था, ये मैं बेहतर समझता हूं। तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बद्री नारायण ने मुझे कीनातोज नजरों से घूरते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी बातों से मुझे फरेब की बू आ रही है, पंडित बद्री नारायण। जमील अहमद खान, यकलख बद्री नारायण गरज पड़ा। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम अपने पुराने दिन जल्दी भूलने के आदी हो गए हो। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? क्या मुझे फिर बताना पड़ेगा कि तुम इस समय किसके सामने खड़े हो? तेवर बिगाड़ कर बातें ना करो। इस तरह तुम मुझे मरूब नहीं कर सकोगे बद्री नारायण, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर मामले की बात करनी है तो अपनी खोपड़ी ठंडी रखो। ये बात भी ध्यान में रखो कि जब तक तुम मुझे मरघट बुलाने का कारण नहीं बताओगे, मैं इनका को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम मूर्ख हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। बद्री नारायण किसी सांप की तरह बल खाकर बोला। उसकी आंखों की सुर्खी बतदरीज गहरी होती जा रही थी। पंडित जी, मैं पहले तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन अब खूब पहचान गया हूं। इसलिए अब तुम आंखें नीली पीली करने की कोशिश ना करो और मुझे यह बताओ कि इनका को हासिल करने की खातिर तुमने शमशान भूमि का इंतखाब क्यों किया है? मैंने इनका के इशारे पर फिर उसे बेपरवाही से जवाब दिया। वादा अपनी जगह है, लेकिन एक मशकूक शख्स से वादा निभाना मेरे नजदीक हिमाकत है। बद्री नारायण मेरा जवाब सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तुमसे तू पर उतर आया। पापी, तू अपने वचन से फिरकर घोर पाप कर रहा है। अगर मुक्ति चाहता है तो अब भी वक्त है। सीधी तरह इनका को मेरे हवाले कर दे। परंतु अगर तूने इनकार किया तो फिर ये ना कहना कि मैंने तेरे साथ क्या किया। ठीक उसी वक्त इनका फुदक कर मेरे सर से नीचे उतर गई। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया। इनका का अचानक कुछ कहे बगैर सर से नीचे उतर जाना मेरे लिए तशवीशनाक था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद पर काबू पाकर कहा,
पंडित, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम बहुत बढ़ रहे हो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ बदकलामी करूं। मूर्ख, इनका की शक्ति पर तुझे इतना घमंड है? ले अपनी आंख से देख। बद्री नारायण पेचोताप खाकर बोला। फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। गालिबन वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। मेरे लिए यह सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। मैं इस वक्त इनका के मशवरे की शदीद जरूरत महसूस कर रहा था, मगर न जाने वो कहां गायब हो गई थी। मुझे इनका पर गुस्सा आ रहा था। मेरी नजरें मुसलसल बद्री नारायण के चेहरे पर मरकूज थीं। उसके होंठ बड़ी तेजी से हिलते रहे। फिर वो अचानक उछलकर 2 कदम पीछे हटा और गरजदार आवाज में बोला, मियाँ जी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह बच्चों का खेल दिखाऊं। जरा अपने बाएं हाथ की जानिब देखो। मैंने बाएं हाथ की जानिब नजर डाली तो दिल धक से रह गया। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इनका मुजस्सिम औरत के रूप में मेरे सामने खड़ी कहर आलूद नजरों से मुझे घूर रही थी। मैं आंखें फाड़े उसे देखता रहा। फिर अचानक मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मुझे एहसास हो गया कि इनका ने बद्री नारायण की शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताया था। इस वक्त भी बद्री नारायण ने मुझे खौफजदा करने के लिए एक फर्जी इनका को अपनी ताकत के जोर से तख्लीक किया था। मुझे इस धोखे का यकीन सामने खड़ी हुई फर्जी इनका के पांव देखकर हुआ था, जहां इनका जैसे नुकीले पंजों के बजाय औरतों जैसे पैर नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बद्री नारायण दोबारा गरजा, पहचान, ये कौन है? अगर नहीं पहचानता तो अब मैं तुझे इनका का वो रूप दिखाता हूं जो तूने हमेशा देखा है। बद्री नारायण के जुमले के इख्तिताम के साथ ही मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा उसे मैं आज भी याद करता हूं तो दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मेरे सामने खड़ी हुई औरत इनका नहीं है, बल्कि किसी बदरू की मादी सूरत है। फिर भी वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। औरत का जिस्म बतदरीज छोटा हो रहा था। आज़ा भी उसी मुनासबत से छोटे होते जा रहे थे। कुछ देर बाद उसका कद बमुश्किल 6 इंच हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा इनका का था। अब मैं ये खौफनाक मंजर सहमी सहमी नजरों से देख रहा था। बद्री नारायण ने मुझे मुखातिब करके करख्त आवाज में कहा, मियाँ जी, क्या अब भी तुम वचन पूरा करने से इनकार करोगे? बद्री नारायण, मैंने इनका की गैर मौजूदगी में मोहतात रहना मुनासिब समझा। मैं तुम्हारी शक्ति के बहुत से चमत्कार पहले भी देख चुका हूं। ज्यादा बातें न बना, मैं केवल एक शब्द तेरी जबान से सुनना चाहता हूं। बद्री नारायण ने मेरा जुमला काटते हुए गरजदार आवाज में कहा, इनका को मेरे हवाले करने के सिलसिले में तेरा क्या जवाब है? हां या नहीं? मेरे लिए वो लम्हात बड़े सब्र आजमा थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौजी पंडित को क्या जवाब दूं। इनका ने मेरे सर से उतरकर मेरे हौसले पस्त कर दिए थे। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। बद्री नारायण मुझे एक देव की शक्ल में नजर आया और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा मुकाबला एक गैर मामूली शख्स से है जो हैरत अंगेज पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। क्या सोच रहा है? क्या अब भी तेरी समझ में नहीं आया? बद्री नारायण का जुमला सुनकर मुझे झुरझुरी आ गई। मुझे इनका पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो मुझसे कुछ कहे बगैर क्यों चली गई। मैं गुमसुम खड़ा था। बद्री नारायण का गुस्सा और तेज हो गया। वो 6 इंच की पुरस्कार औरत को मुखातिब करके बोला, सुंदरी, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू इस मूर्ख को ऐसा कष्ट दे कि ये सारा जीवन व्याकुल रहे। इस अपराधी की यही सजा है। बद्री नारायण का जुमला सुनकर मैंने अपनी तवज्जो उस पुरस्कार औरत की तरफ मबजूल कर ली। उसने मिनमिनाता हुआ कहका लगाया और फिर पलक झपकते ही वो दराज कद हो गई और मुझे खौफनाक नजरों से देखती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं उसके बढ़ने पर सर से पांव तक लरस कर रह गया। खौफ और दहशत से मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। मौत मेरे सामने थी कि अचानक इनका की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, जमील, घबराओ नहीं, हालात का मर्दानावार मुकाबला करो, मैं तुम्हारे करीब ही हूं। इनका की आवाज सुनकर मैं पूरी तरह होश में आ गया। मेरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई और एक लम्हे में मुझे अपनी बुज़दरी पर गुस्सा आने लगा कि जब मुझे इनका की हिमायत हासिल थी तो फिर भला किस बात का खौफ था। इनका का इशारा पाकर मैंने बिगड़े हुए अंदाज से सुंदरी को घूरा और सर्द लहजे में कहा, सुंदरी, तू कौन है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे इतना बता दूं कि अगर तूने मुझसे टकराने की कोशिश की तो तेरा अंजाम खराब होगा। सुंदरी ने मेरा जवाब सुनकर फिर एक मिनमिनाता हुआ कहका लगाया। तैश और गुस्से की शिद्दत से उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल मकरू हो गया था। एक लम्हे तक वो मुझे खूंखार नजरों से देखती रही। फिर उसने जमीन से मिट्टी उठाई और हाथ बुलंद किया, लेकिन इससे पहले कि वो मिट्टी मुझ पर उछालती, मैंने एक बड़ी कर्बनाक चीख बुलंद करते हुए देखा। दूसरे लम्हे उसके बदन से आग के शोले बुलंद हुए
और मिनटों में जलाकर खाकस्तर कर गए। मैंने घूमकर बद्री नारायण को देखा, जिसके चेहरे पर गौर व फिक्र के असरात थे। वो उसी तरफ देख रहा था जहां इनका ने सुंदरी का क्रियाक्रम किया था। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए बद्री नारायण को मुखातिब किया। क्यों पंडित जी, देख लिया तुमने अपनी सुंदरी का अंजाम? कोई और खेल दिखाओ ताकि जवाब में मुझे भी खेल दिखाने का मौका मिले। बद्री नारायण ने जहरीली नजरों से मुझे सर से पांव तक देखा, फिर दोबारा नजर घुमाकर किसी नादीदा कुव्वत को मुखातिब करके कहा, तूने अच्छा नहीं किया। सुंदरी की मौत मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं हैरत से आंखें फाड़े बद्री नारायण को देख रहा था कि आखिर वो किससे मुखातिब है। इतना अंदाजा मैंने जरूर कर लिया था कि बद्री नारायण के कस बल ढीले पड़ चुके हैं। मैं जा रहा हूं, बद्री नारायण ने बात जारी रखते हुए कहा, परंतु याद रखना कि भूल चूक सिर्फ मंच से ही नहीं, औरों से भी हो जाती है। वक्त तुझे बताएगा कि मैं क्या हूं। बद्री नारायण किसी जख्मी दरिंदे की तरह पेचोताप खाता मेरी जानिब पलटा, फिर लंबे लंबे कदम उठाता दूसरी तरफ चला गया। मैंने उसकी आंखों में सख्त तरीन इंतकामी जज्बे की झलकियां देखी थीं, लेकिन अब मुझे उसकी मतलब परवाह भी नहीं थी। मेरा हरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम करके जा चुका था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और तसव्वुर की मदद से सर की जानिब देखा तो इनका वहां मौजूद थी। तवक्को के खिलाफ वो उस वक्त बड़ी खुश खुर्रम नजर आ रही थी। उसकी मासूम मासूम सी आंखें खुशी के जज्बे से चमक रही थीं। मुझे देखकर बोली, देखा जमील मेरे आका, मैंने इस पंडित की सुंदरी का क्या हशर किया। कौन थी वो? मैंने वापसी के रास्ते पर कदम उठाते हुए पूछा। एक गंदी रूह थी जिसे पंडित ने अपने कब्जे में कर रखा था। मेरा ख्याल है कि अब बद्री नारायण कभी तुम्हारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। क्या सुंदरी की मौत के बाद वो तुम्ही से मुखातिब था? हाँ, इनका बड़ी शौकी से अपने दीदे मटका कर बोली। नाकामी ने उसके औसान खता कर दिए थे। वो मुझे जर खरीद लौंडी की तरह अपने पास रखना चाहता था, कोई जाप किए बगैर, कोई तपस्या किए बगैर। उसे ये मालूम नहीं कि मेरा हुसूल सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं खुद किसी के सर पर चली जाऊं या मेरे लिए कोई जाप करे। वो तो बड़ी आसानी से मुझे हासिल करना चाहता था, बेवकूफ कहीं का। इनका, मैंने कुछ सोचते हुए संजीदगी से कहा, यह तो सही है, मगर मैंने बद्री नारायण की आंखों में एक इंतकामी जज्बे की तड़प देखी थी। मुझे डर है कि वो हमसे अपना बदला जरूर लेगा। तुमने खुद कहा था कि वो कोई मामूली पंडित पुजारी नहीं है। अब वो ऐसा करने की हिमाकत जरा मुश्किल ही से करेगा। इनका ने अपनी रिवायती बेनियाजी से कहा। जब तक उसने सुंदरी के जरिए तुम पर हमला नहीं कर दिया, मैं खामोश थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तुम देख ही चुके हो। अगर बद्री नारायण पहले ही खामोशी से चला जाता तो ठीक था, मगर उसने मुझे धमकियां दी। मेरा ख्याल है आइंदा वो मोहतात रहेगा, क्योंकि जब भी वो तुम्हें छेड़ने का ख्याल दिल में लाएगा, उसे मालूम होगा कि उसका हशर भी सुंदरी जैसा हो सकता है। कोई 1 बजे का अमल होगा। चांद अपनी पूरी रानाई से चमक रहा था। हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। मुझे वापसी का रास्ता कुछ तकलीफ देना लगा। मरघट दूर निकल गया और मैंने स्टेशन पार कर लिया तो इनका ने अपनी शीरी बयानी का जादू जगाया। वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही शोक व शंग लग रही थी। वो बड़े अंदाज से मेरे सर पर बैठी हुई थी, जैसे वो मेरा सर ना हो, किसी स्विमिंग पूल के किनारे रखी हुई लंबी कुर्सी हो, जिस पर हसीनाएं गुस्ल करने से पहले और गुस्ल करने के बाद आराम करती हैं। रास्ते भर वो मुझसे बद्री नारायण की गुफ्तगू करती रही, मटक मटक कर उसके लहजे की नकल उतारती रही। वो उस वक्त बड़ी तरंग में थी। कुछ देर पहले मेरे जहन पर खौफ का जो गलबा था वो अब दूर हो चुका था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी भी क्या है, नशेब व फराज से पुर। जिंदगी में जितने हौलनाक और इबरतनाक वाकयात से मैं 2-4 हुआ हूं, बहुत ही कम लोग हुए होंगे। उसी वक्त मेरे जहन में आया कि अगर मैं अपनी कहानी लिखूं तो दुनिया की चंद दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी होगी। कौन यकीन करेगा कि मेरे सर पर एक नन्ही मुन्नी सी खूबसूरत दोशीज़ा क़याम करती थी। उसका नाम इनका था। इनका जो रफ्ता रफ्ता मेरी ज़रूरत बन गई थी। मैं इनका के ख्यालों में गुम था कि वो बड़ी शौक़ी से मुखातिब हुई। जमील, कहो दिल का क्या हाल है? दिल तो बहुत ठीक है, अपनी जगह मौजूद है। धड़क तो नहीं रहा? नहीं, अब बिल्कुल पुरसुकून है। अच्छा, बिल्कुल पुरसुकून? हाँ, मगर ये तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कुलदीप के बारे में सोच रही थी। कुलदीप? वो इस वक्त तुम्हें कैसे याद आई? अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर देखो।
हाँ हाँ, रख लिया। कुछ भी नहीं हो रहा है? झूठ। कैसा तेज धड़कने लगा है। अरे इनका तुम तो बहुत शरीर हो। कुलदीप का जिक्र तुमने खूब छेड़ा। इनका की जबान से उस वक्त कुलदीप का नाम सुनकर मुझे वो सहर अंगेज साहतें याद आ गईं जो मैंने कुलदीप के साथ गुजारी थी। इनका कुलदीप तो एक लहर थी जो साहिल से आकर टकराई और पलट गई। अब उसे भूल जाओ इनका। ये तुम कह रहे हो जमील? और मुझसे? इनका ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या कुलदीप का नाम सुनकर तुम अपने पहलू में मीठा मीठा दर्द महसूस नहीं कर रहे? नरगिस की मौजूदगी में किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। कुछ भी हो, नरगिस की बात अलग है, लेकिन मुझे मालूम है कुलदीप भी अब तुमसे दिल की गहराइयों से प्रेम करने लगी है। मैं उसके बारे में मालूम कर चुकी हूं। क्या बात है, तुम कुलदीप की बड़ी हिमायत कर रही हो? कहीं उस पर तुम्हारा अपना दिल तो नहीं आ गया? मेरा ख्याल है कि तुमने उसका सुर्ख और सफेद रंग पसंद करके उसे अपने लिए मुंतखब कर लिया है। यह कभी नहीं हो सकता जमील, इनका इठलाकर बोली। जिस लड़की के दिल में मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे प्यारे जमील की मोहब्बत रच बच गई हो, मैं उसका खून पीने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकती। बाज़ औक़ात तुम इतनी मोहब्बत की ऐसी दिलनशीन बातें करती हो कि तुम्हें प्यार करने और बाहों के शिकंजे में जकड़कर मसल देने को जी चाहता है। अब तुम बेशर्मी की बातें करने लगे। देखा कुलदीप के जिक्र से तुम्हारी गुफ्तगू पर कैसा शबाब आ गया है। इनका शर्मा कर बोली, कुलदीप का जिक्र तुमने बेवक्त छेड़ा। परेशान हो गए ना? सच बताओ। होटल करीब आ गया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया। नरगिस बेखबर सो रही थी। मैं खामोशी से दूसरे कमरे में चला आया और लिबास तब्दील करके बिस्तर पर तराश हो गया। मुझे बड़ी गहरी नींद आई। पंडित बद्री नारायण की आमद से मेरी संवरती हुई जिंदगी में जो तूफान आ गया था वो जल्द गुजर गया। अब मुझे इत्मीनान था कि एक अरसे तक बद्री नारायण मुझे जिक पहुंचाने से बाज रहेगा और मैं उसकी दस्तरस से निकल चुका हूंगा। इनका की यकीन दहानी के बावजूद अभी एक खदशा मेरे दिल में मौजूद था। बद्री नारायण कभी न कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। सुबह के अखबारात ने मामूल के मुताबिक इस्फहानी साहब के बारे में सनसनीखेज खबरें शाया की थीं। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं इस्फहानी साहब को बचा लूं, लेकिन फिर मुझे नरगिस की अबतर हालत देखकर अपना यह ख्याल तर्क करना पड़ा। मैं सुबह ही सुबह रामदयाल के मकान पर पहुंचा। उसकी बीवी का रंग जर्द हो चुका था। मुझे देखकर वो कांपने लगी। झिझकते झिझकते उसने मेरी पजीराई की। उसकी हालत बड़ी काबिल रहम थी। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने तय कर लिया था कि मैं रामदयाल से श्यामा के आशना सुंदरलाल का कोई तस्करा नहीं करूंगा। मैंने कहा, रामदयाल मेरे दोस्त, तुम्हारे घर में श्यामा जैसी सुंदर नारी मौजूद है, फिर तुम कामनी के पास क्यों जाते हो? रामदयाल मेरी जबान से कामनी का नाम सुनकर तंग रह गया। मैंने उसे हैरान देखकर कहा, रामदयाल, मुझे बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। अब मेरे दिन फिर गए हैं। मैं पुराना जमील अहमद नहीं रहा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हारे एहसानात का बदला चुका सकूं। मेरे दोस्त, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। भगवान का दिया सब कुछ है जमील। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस पर भगवान के लिए शर्मिंदा तो ना करो। रहा कामनी का मामला, तो वो कोई खास बात नहीं है। ये श्यामा ने न जाने क्या समझ रखा है। मुझे सब कुछ मालूम है। क्या तुम कामनी को जानते हो? यकीनन तुम्हें श्यामा ही ने उसके बारे में बताया होगा। रामदयाल ने तशवीश से पूछा। मैंने कहा, रामदयाल, मुझे सब मालूम हो जाता है। मैंने रामदयाल को उसी वक्त 25,000 रुपए दिए। रामदयाल बड़े ज़र्फ का आदमी था। उसने लाख मना किया, मगर मैं रुपए उसके कदमों में डालकर चला आया। इसी घर से मुझे इनका मिली थी। रामदयाल ने बुरे वक्त में मेरी हमेशा मदद की थी। चलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कामनी का ख्याल दिल से निकाल देगा। श्यामा मुझे एहसान मंदाना नजरों से देख रही थी। मैंने उसकी आंखों में वो अकीदत और मोहब्बत देखी जो पहले मैंने अपने लिए कभी किसी की आंख में नहीं पाई थी। उसी दिन दोपहर को हम लोग कश्मीर जन्नत नज़ीर की तरफ रवाना हो गए। मैं कश्मीर के उस मकाम का नाम नहीं लिख रहा हूं जो अपने खूबसूरत मनाजिर के लिए दूर दूर तक मशहूर है। इनका ने इस जगह पर आने का इसरार किया था। हमने एक बड़ा सा खूबसूरत बंगला किराए पर ले लिया और चंद मकामी लोगों को मुलाजिम रख लिया। कश्मीर की सर्द और लतीफ आबो हवा ने नरगिस की सेहत पर खातिर खा असर डाला। मैंने नरगिस के इलाज के लिए बंबई से एक डॉक्टर और 2 नर्सों को बुलवा लिया था। ये लोग हर वक्त उसका ख्याल रखते थे।
मैं खुद भी अपना ज्यादा वक्त नरगिस के करीब गुजारता था। अलबत्ता इनका सैर व तफरीह की गरज से मुझे कभी कभी घर से बाहर ले जाया करती थी। नरगिस अब सेहतमंद हो रही थी, अब पूरी तरह तंदुरुस्त भी हो गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी शादी से पहले थी। उसके रुखसारों पर सुर्खी आ गई थी। मैंने नरगिस के गुस्ले सेहत के सिलसिले में इस मकाम पर एक शानदार दावत का एहतमाम किया और दिल खोलकर नरगिस के जश्न सेहत मनाया। दिन भर गुरबा में रुपए और कपड़े तकसीम होते रहे। नरगिस की मर्जी यही थी, वो खुद अपने हाथों से खैरात करती रही। शाम को मैंने दावत का इंतजाम किया था। रक्स व सुरूर का एहतमाम एक ऐसे मैदान में किया गया था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस वसी व अरीज लॉन पर शामियाने नस्ब किए गए थे और उन्हें कुमकुमों से आरास्ता किया गया था। अजीब दिलकश मंजर था। इनका मेरे सर से रेंग कर मेरे बाएं कंधे पर आई और बोली, जमील, वो देखो, डिप्टी कमिश्नर के बराबर सीधे हाथ पर जो नौजवान बैठा है, उसे जानते हो? मुझे उस वक्त इनका की मुदाखलत गरां गुजरी, फिर भी मैंने आहिस्ता से नजर घुमाकर उस शख्स को देखा जो डिप्टी कमिश्नर के सीधे हाथ पर बैठा था। सूरत व शक्ल से वो किसी खाते पीते घराने का फर्द नजर आता था। बेहद खूबसूरत और खुशबाश था। मैंने आज उसे पहली मर्तबा देखा था। मैंने जिन अफराद को मदऊ किया था वो उनमें से नहीं था। मुमकिन है डॉक्टर शर्मा ने उसे मदऊ किया हो, शायद वो डिप्टी कमिश्नर का मेहमान हो। चुनाचे मैंने इनका के सवाल पर नफी में सर हिला दिया। इसका नाम राजकुमार है, डिप्टी कमिश्नर के दूर के अजीजों में से है। बंबई और दिल्ली में इसका वसी कारोबार है, लाखों में खेलता है। कल ही कश्मीर आया है। डॉक्टर शर्मा भी इसे जानता है। इनका मुझे उस नौजवान के बारे में बताती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका को इसमें दिलचस्पी का कौन सा पहलू नजर आ गया। अचानक मैंने सोचा कहीं वो इस नौजवान के खून से अपना पुरस्कार वजूद सैराब करने का मंसूबा तो नहीं बना रही है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इनका ने चौंका दिया। राजकुमार तुम्हारा रकीब है। मेरा रकीब? वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। कुलदीप तुम्हारी महबूबा है, ये भी उसका उम्मीदवार है। होगा, मुझे क्या, मैंने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। खलबली मच गई तुम्हारे दिल में? इनका ने शरारत से कहा। मेरे पास नरगिस मौजूद है, सोच लो, फिर बाद में कुछ ना कहना। ये नौजवान आजकल कुलदीप के ख्वाब देख रहा है। इसके वालिदैन ने कुलदीप के वालिदैन से मिलकर रिश्ते की बात पक्की कर ली है, लेकिन कुलदीप इससे शादी करने पर रजामंद नहीं है। अच्छा, वो क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती है और राजकुमार से शादी करने पर मौत को तरजीह देती है। जानते हो क्यों? वो पगली तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो रही है। एक हफ्ते बाद इसी मकाम पर कुलदीप और राजकुमार की मंगनी होने वाली है। सारा प्रोग्राम तय हो चुका है। 2 रोज बाद कुलदीप के घर वाले यहां आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ओहो, अब मुझे मालूम हुआ कि तुमने ये मकाम क्यों मुंतखब किया था। मैंने इनका से कहा, तुम आफत की परकाला हो। लखनऊ से आई हुई एक तवाइफ ने रक्स शुरू कर दिया। इनका से मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि मुझे मेहमानों का ख्याल रखना था, लेकिन दिल में एक फांस अटक गई। कुलदीप का बार बार जिक्र करके इनका ने मेरे इश्तियाक को हवा दे दी थी। राजकुमार के तसव्वुर से बचने की कोशिश के बावजूद मेरी नजरें बार बार जाकर उस पर जम जाती थीं। कई मर्तबा हम दोनों की आंखें चार हुईं और हर मर्तबा झेंप कर रक्स की तरफ मुड़ गई। कुलदीप एक नफीस और हसीन लड़की इस नौजवान की पहलू की सीनत बनेगी। मुझे पूना में कुलदीप के साथ गुजारी हुई शामें और वो खुशबुएं याद आ गईं जो कुलदीप अपने लिबास पर लगाया करती थी। उसे मैंने महज तफरी और तफन्नुन के लिए शीशे में उतारा था, मगर उल्टा मैं खुद उसके दिल में उतर गया था। उसने मुझे बम्बई फोन किया था। रुखसत करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे बहुत मानूस हो गई थी। बड़े तबे कदमों से न जाने किस चोर रास्ते से जमील अहमद खान की आवारा सहन में दाखिल हो गई थी। उसकी बहुत सी आदतें और अदाएं नरगिस से मुशाबे थीं। मैंने उसे क्यों छोड़ दिया था? हाँ, मैंने जिस्म जान की तमाम राहतों के हुसूल के यकीन के बावजूद उसे छोड़ दिया था। फिर भी ज़िया का एहसास नहीं था। शायद इसलिए कि कुलदीप में अपनी दोशीज़गी बरकरार रखने की तमाम आला सिफात मौजूद थीं। अब जबकि इनका ने मुझे बताया कि वो राजकुमार के साथ मंसूब हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई कीमती शय मुझसे छीनी जा रही हो। मेरे पास नरगिस मौजूद है इनका। कुलदीप की शादी हो जाए तो अच्छा है। उसकी मौजूदगी में नरगिस से वफादार नहीं रह सकूंगा। मैंने इनका की पेशकश मुस्तरद कर दी, मगर कुलदीप राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। तो मैं क्या करूं?
वो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है और तुम उसके दिल में आग लगाकर खामोश बैठे हो। ये तो बड़ी संगदिली है, इनका ने तंजन कहा। मेरा दिल भी अब रक्स व सुरूर से उकता चुका था। सिर्फ नरगिस की खातिर मैं वहां बैठा रहा और बज़ाहिर हंसता बोलता रहा। महफिल के इख्तिताम पर राजकुमार मुझसे अलविदाई मुसाफा करने आया और डिप्टी कमिश्नर ने उसका तारुफ कराया तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपसे एक बाकायदा मुलाकात को दिल चाहता है। ये बड़े जामा ज़ेब नौजवान हैं, हर शख्स इससे मिलने का मुश्ताक है। डिप्टी कमिश्नर ने लुक़मा दिया। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। वैसे आज की तकरीब देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपका ज़ौक़ किस कदर लतीफ़ है, राजकुमार ने बड़ी शाइस्तगी से कहा। इनका मेरी हिदायत पर कुलदीप और राजकुमार की मसरूफियात पर नज़र रखे हुई थी। अगले 2 रोज़ तक मुझे कोई सुनहरी मौका हाथ न आया, लेकिन तीसरे रोज़ जब मैं दोपहर को नरगिस के साथ महवे ख्वाब था तो अपने सर पर इनका के तेज पंजों की चुभन से जाग गया। मैंने उसे हड़बड़ा कर देखा तो वह तेजी से बोली, जल्दी उठो जमील, एक एक लम्हा कीमती है। कुलदीप राजकुमार के साथ बादल नखास्ता तुराई की समत गई है। राजकुमार उसे शीशे में उतारने के लिए बसित है। ये मौका गनीमत है, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ जहां वो दोनों गए हैं। इनका की जबानी यह खबर सुनकर मैं जल्दी से उठा, लिबास तब्दील किया और एक नजर नरगिस पर डालकर आंधी और तूफान की तरह उस तरफ चल दिया जहां इनका ने रहनुमाई की थी। वो जगह कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। मेरा जहन बहुत तेजी से मंसूबे बना रहा था। तराई का रास्ता हर चंद के मखदूश था और अंदाजे की एक मामूली गलती मुझे सैकड़ों फुट नीचे गिरा सकती थी। लेकिन एक तो इनका मेरे साथ थी, दूसरे कुलदीप का ख्याल मुझे बेचैन किए हुए था। मैं एक ऐसी जगह खड़ा था जहां फासला ज्यादा ना था। मैं उनकी गुफ्तगू आसानी से सुन सकता था। कुलदीप शायद बरहम हो गई थी। उसने राजकुमार के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। इनका बार बार मेरे सर से उतर जाती थी और मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की सनसनीखेजी में उसका बड़ा हाथ था। राजकुमार इस तौहीन आमेज रवैये की तवक्को नहीं करता था। उसने जलाल के आलम में कुलदीप की कलाई पकड़ ली। कुलदीप ने सख्त सुस्त कहकर उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा। यह सूरत हाल बहुत जल्द थिंगा मुश्ती में और कालम गलोच में तब्दील हो गई। इस मौके पर मुझे दखल देना था। इनका ने इशारा किया और मैं राजकुमार की दस्तराजी और कुलदीप की बेबसी देखकर गुस्से की हालत में सामने आ गया। उस वक्त इस मकाम पर सन्नाटा था। शायद राजकुमार ने कुलदीप से 2 टोक गुफ्तगू करने के लिए ये जगह खास तौर पर मुंतखब की थी। मैंने सामने आते ही राजकुमार को ललकारा, कमीने, एक औरत पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर मर्द है तो मुझसे मुकाबला कर। राजकुमार ने मेरी आवाज सुनकर कुलदीप को छोड़ दिया और मुझे सख्त वहशतनाक नजरों से देखने लगा। कुलदीप आजाद होते ही दीवानावार भागती हुई मेरे करीब आई और आते ही मेरे पहलू से लग गई। जमील, तुम यहां कैसे? भगवान की कृपा है कि उसने तुम्हें मेरी मदद को भेज दिया। मुझे इस जनूनी शख्स से बचाओ। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता यह सोचता, राजकुमार ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसका रुख मेरी तरफ करते हुए बोला, जमील अहमद खान, तुमने एक हिंदू नारी को वरगलाकर हमारे धर्म का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। मैं इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ यही दे सकता हूं कि तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। उसी लम्हे कुलदीप चिल्लाई, नहीं नहीं, तुम इन्हें नहीं मारो। मैं वादा करती हूं कि तुमसे शादी कर लूंगी। तुझ वैश्या से कौन शादी करेगा? राजकुमार थाड़ा, हट जा सामने से, नहीं तो इसके साथ तुझे भी खत्म करना पड़ेगा। इनका फुर्ती से मेरे सर से रेंग कर उतर गई। कुलदीप ने मुझे खतरे में महसूस किया तो मेरे जिस्म की आड़ ले ली और राजकुमार से बोली, शैतान, अगर तुझे गोली मारनी है तो पहले मुझे मार। जब तक मैं जिंदा हूं तू जमील का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुलदीप के इस जज्बे ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया। मैंने एक हाथ से उसे हटाने की कोशिश की और कहा, बच्चा है, तुम फिक्र ना करो, देखती रहो ये किस तरह अपने अंजाम को पहुंचता है। मैं राजकुमार को हक़ारत की नजरों से घूर रहा था। इनका मेरा इशारा पा चुकी थी। चुनाचे मौके से फायदा उठाते हुए और कुलदीप पर अपनी रूहानी कुव्वतों का सिक्का जमाने की खातिर मैंने तहक्कुमाना लहजे में राजकुमार को मुखातिब किया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। ए मख नौजवान, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपटी से लगा और गोली चला दे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुलदीप के लिए यकीनन हैरत अंगेज था। राजकुमार ने किसी फर्मा बरदार शागिर्द की तरह अपना हाथ बुलंद किया और रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपटी से लगा ली और बेझिझक लबलबी दबा दी। खौफनाक धमाके के साथ ही वो किसी कटे हुए शैतीर की तरह जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। इनका फौरन मेरे सर पर आकर बोली, जमील, तुम जल्दी से कुलदीप को लेकर यहां से चले जाओ। जब इसकी लाश दरियाफ होगी तो इसकी जेब से इसकी अपनी तहरीर में खत भी बरामद होगा जिसमें खुदकुशी करने का सबब मौजूद होगा। मैं अपनी प्यास बुझाने जा रही हूं। जमील, तुम्हारे दुश्मन का खून मुझे बहुत लज्जत बख्शेगा। मैं कुलदीप को लेकर ऊपर आ गया।
मैं कुलदीप को देर तक इधर उधर की बातों से बहलाता रहा। मैंने उससे शदीद मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन रह रहकर एक ख्याल आड़े आ रहा था। इस शदीद मोहब्बत का अंजाम बड़ा हौलनाक होगा। नरगिस कुलदीप को कैसे बर्दाश्त करेगी, और खुद कुलदीप नरगिस का नाम सुनेगी तो कितनी बिफरेगी। मेरे जहन में कशमकश जारी थी। कुलदीप को दोबारा अपने करीब देखकर मेरे होश व हवास मुअत्तल हो गए थे। वो खौफ के बावजूद उतनी ही हसीन थी जितनी पूना के क्लब में नजर आती थी। क्या मैं कुलदीप को सब कुछ बता दूं? इस तरह तो मैं इस हसीन लड़की से महरूम हो जाऊंगा। मगर नरगिस को मैं किसी कीमत पर दुख देना नहीं चाहता था। चुनाचे मैंने सरमस्ती के आलम में एक हसीन और जमील लड़की की दिलनशीं सोबत के बावजूद दिल पर जबर करके फैसला कर लिया कि कुलदीप को नरगिस के बारे में सब कुछ बता दूं। मैंने बातों बातों में उससे कह दिया कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि कुलदीप ने बड़े तहम्मुल से यह बुरी खबर सुन ली और तवक्को के खिलाफ मेरे कदम छूकर कहने लगी, जमील, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे खुद से अलग ना करो। मैं तुम्हारे कदमों में अपना सारा जीवन बिता दूंगी। मैं तुम्हारी बीवी नरगिस की भी सेवा करूंगी। कुलदीप ने कुछ देर पहले मुझे बचाने की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी और अब वो मेरी कनीज तक बनने के लिए तैयार थी। मैंने उसकी मोहब्बत का शिद्दत का अंदाजा लगाया तो बेख्तियार उसकी जानिब खींचने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका मेरे सर पर आ गई हो। मुझे हैरत हुई। गुज़िश्ता तजुर्बों की बिना पर मुझे यकीन था कि वो 6-7 घंटों से पहले वापस नहीं लौटेगी। इंसानी खून से अपना वजूद सैराब करने में वो उमूमन इतना ही वक्त लेती थी। मैंने सर पर नजर डाली तो इनका वाकई मौजूद थी। उसकी आंखों से शोले उबल रहे थे। चेहरा गैज़ व गज़ब से सुर्ख हो रहा था। उसकी कैफियत देखकर मेरा माथा ठिनका। किसी नामालूम खतरे के एहसास से मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया, क्या बात है इनका? क्या राजकुमार का खून पसंद नहीं आया? जमील, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, इनका ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेचैन होकर पूछा, खैरियत तो है? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? जमील, इनका सिसक पड़ी। इंसानी खून मेरी वाहिद ग़िज़ा है। मैं खून पीते वक्त दुनिया की तमाम बातों से बेनियाज हो जाती हूं। यही वजह थी जो पंडित बद्री नारायण अपना वार कर गया। इनका के आखिरी अल्फाज किसी खतरनाक आतिशगीर मादे की तरह मेरे जहन में फटे। मैं कुलदीप को झटक कर हड़बड़ाकर उठ बैठा। एक लम्हे में हजारों वसवसे मेरे दिमाग में घूम गए। मेरा दिल उछलने लगा। जल्दी बताओ इनका, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। बद्री नारायण क्या वार कर गया? तुम फौरन घर पहुंचो जमील, मैं उस नापकार पंडित को घेरने जा रही हूं। नरगिस मुझे भी बहुत अजीज है मेरे आका। इनका इस जुमले के इख्तिताम के साथ ही मेरे सर से उतर गई। नरगिस का नाम सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरे जहन में आंधियां चल रही थीं। मैं कुलदीप से कुछ कहे बगैर दीवानों की तरह तूफानी रफ्तार से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपनी खाबगाह में दाखिल हुआ, लेकिन दरवाजे पर एक झटके से रुक गया। नरगिस की हालत देखकर जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मैं पत्थर की बेजान मूर्ति की तरह अपनी जगह साकित व जामिद खड़ा नरगिस को फटी फटी नजरों से देखता रहा। मुझे निगाहों पर शुबा हो रहा था। मेरा दिल सीने में डूबता जा रहा था। नरगिस की नीम बरहना लाश मेरी निगाहों के सामने कालीन पर पड़ी थी। उसके बदन के एक एक हिस्से पर छोटे छोटे बेशुमार खंजर दस्ते तक बेबस नजर आ रहे थे। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। मौत के अजियतनाक लम्हों में उसे मेरा इंतजार था। मैं बदनसीब उस वक्त पहुंचा जब वो इस दुनिया से सबसे मुझसे अपने तमाम रिश्ते मुनक़ता कर चुकी थी। मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। यकीन नहीं आता था कि इस वक्त जो कुछ सामने है यह हकीकत है, ये मेरी नजर का धोखा है या कोई तिलिस्म है। मैं पागल हो गया हूं या कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूं। मगर यह तो हकीकत थी। मेरी नरगिस का खून कालीन से निकलकर जमीन पर जम चुका था। मैं सहमी हुई नजरों से वो खून देखने लगा और मैंने उसमें अपना हाथ रंग कर जोरदार तमाचे अपने गाल पर लगाने शुरू कर दिए और बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। इस तरह भी मुझे सुकून न मिला तो मैंने दीवार से अपना सर फोड़ना शुरू कर दिया। मेरा माथा लहू लहान हो गया। इस नरगिस के लिए मैंने कैसी कैसी रुसवाइयां न मोल ली थीं, कहां कहां मारा मारा न फिरा था। वो आई तो उसने मेरी वीरान जिंदगी में बहार बिखेर दी थी। अब मुझे सारी दुनिया तारीक नजर आ रही थी। मैं फिर तन्हा हो गया था। अब सब कुछ लुट चुका था। मैंने उसके बदन में पेवस खंजर एक एक करके निकाले और उसकी लाश से एक अहद किया। मैंने कहा, नरगिस, मेरी जिंदगी, अब तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसी? मुझे तुम्हारे साथ मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं मेरी जान, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए इजाजत दे दो। खुदा की कसम मैं यही खंजर तुम्हारे दुश्मनों पर आजमाऊंगा।
मैं उन सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, बद्री नारायण की मौत इतनी दर्दनाक होगी कि जमीन और आसमान कांप उठेंगे। मैं उसे बताऊंगा कि नरगिस की जिंदगी की कीमत क्या है। नरगिस, ये चंद दिनों की दूरी है, मैं जल्द ही तुमसे आ मिलूंगा। मैंने अपना सर नरगिस के सर पर रख दिया। मैं उससे बातें कर रहा था कि अचानक कमरे की तारीकी रोशनी में तब्दील हो गई। मैं चौंका और पलटकर दरवाजे की समत देखने लगा तो पुलिस के 10-12 सिपाही बाकायदा राइफल ताने खड़े थे। सबसे आगे मकामी एसपी मेहता सीना ताने खड़ा मुझे बेरहम नजरों से घूर रहा था। मैंने नरगिस का सर आहिस्ता से कालीन पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। एक नजर मैंने अपने हाथों और जिस्म पर डाली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा लिबास, माथा और हाथ खून में लथपथ हैं। एसपी ने मेरी हालत और लाश पर गौर किया तो चौंक कर बोला, ओ आई सी, एक कत्ल यहां भी हुआ है। मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था, अब नरगिस की मौत को कोई दूसरा रंग दिए जाने के ख्याल से और भी उलझ गया। पुलिस की बेवक्त आमद ने मेरे रहे सहे औसान भी मअत्तल कर दिए। इनका भी सर पर मौजूद नहीं थी। मैंने एसपी मेहता को वजाहत तलब नजरों से देखा। वो मुझसे बखूबी वाकिफ था, लेकिन उसके तेवर खतरनाक थे। वो रऊनत से बोला, खूब मिस्टर जमील अहमद खान, मैं तुम्हें एक शरीफ और मुहज्जिब आदमी समझता था, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इस बार अच्छी मुलाकात हुई। मेहता साहब, ये किस जमील अहमद खान का नाम ले रहे हो? जमील अहमद खान तो मर गया, तुम्हारे सामने तो उसकी लाश है, मैंने गिरिया करते हुए कहा। आदि मुजरिम मालूम होते हो, अच्छी गुफ्तगू करते हो। अच्छा, अब ज्यादा बातें न बनाओ, सीधी तरह मेरे साथ चलो। मेहता के लहजे में गरज चमक थी। कहाँ ले चलोगे प्यारे? मैंने तंजिया कहा। अब मेरा क्या करोगे मेहता जी? ज्यादा बातें न बनाओ, मेहता गरजदार आवाज में बोला। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे, बहुत चर्ब जबान मालूम होता है। पलक झपकने की देर थी कि राइफल बरदार सिपाहियों ने लपक कर मुझे घेर लिया। एक सिपाही ने झपट कर मेरी कलाई पर गिरफ्त मजबूत की, फिर हथकड़ी डाल दी। मैंने जिद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बेबस हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बड़े खतरे में घिर गया हूं। एक लम्हे में सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने मेहता को कहर आलूद नजरों से घूर कर कहा, तुम इंसान नहीं परिंदे हो। जरा इतना तो ख्याल करो कि मेरी बीवी की लाश घर में मौजूद है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। तुमने मुझे मेरा जुर्म बताए बगैर गिरफ्तार किया है। बकवास बंद करो, मेहता गुर्राया। डिप्टी कमिश्नर के बस में होता तो वो तुम्हें संसार कराने का हुक्म दे देते। तुमने राजकुमार को कत्ल करके अपनी मौत को आवाज दी है। मैं किसी राजकुमार को नहीं जानता, मैंने नफरत से कहा। तुम्हारे डिप्टी कमिश्नर को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। कुलदीप को जानते हो? एसपी होंठ काटते हुए बोला, उससे हमें बहुत कुछ मालूम हो गया है। कुलदीप से? हाँ, मैं उसे जानता हूं, मगर मैं अभी तक नहीं समझ सका कि तुम किस राजकुमार के कत्ल की बात कर रहे हो। समझ जाओगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। मेहता के तेवर गजबनाक थे। 3rd डिग्री का इस्तेमाल तुम्हें बड़ी आसानी से जबान खोलने पर मजबूर कर देगा। मुक्ति इसी में है कि तुम अपने संगीन जुर्म का इकबाल कर लो। कानून के पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। सबसे बड़ा सबूत कुलदीप है, जिसको वरगला कर तुमने राजकुमार को रास्ते से हटाया है। ये सब झूठ है। तुम मेरे खिलाफ ये बातें कभी साबित नहीं कर सकते, मैंने किसी कदर इत्मीनान से जवाब दिया। मेहता ने मायनेखेज अंदाज में नरगिस की लाश पर एक नजर डाली और कहा, सिर्फ एक लड़की कुलदीप की खातिर तुमने दोहरे कत्ल का इर्तिकाब किया है। एक तरफ तुमने राजकुमार को खत्म किया, फिर अपना रास्ता साफ करने की खातिर अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। तुम्हारे इश्क के हम कायल हो गए। जबान को लगाम दो मेहता, वरना पछताना पड़ेगा। तुम मुझे नहीं जानते। गुस्से से मेरी जबान लखनत कर रही थी। मैं तो तुम्हें जान ही गया हूं, लेकिन अब तुम भी पुलिस और कानून को जान लोगे। सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। नरगिस के कत्ल का इल्जाम लगाकर मेहता ने मेरा खून खौला दिया था। मैं उसे गालियां देने लगा, लेकिन मेरे इस हिज़यान का नतीजा खराब निकला। मेहता का इशारा पाकर उसके सिपाहियों ने मुझे जूत-कूप करना शुरू कर दिया। मेरे पास बचाव की कोई सूरत ना थी। 2 सिपाहियों ने मुझे सख्ती से जकड़ रखा था और बैक वक्त 4 हट्टे कट्टे सिपाही मुझे लातों, घूंसों और बंदूक के बट से मार रहे थे। मेरा दिलो दिमाग पहले ही परेशान थे। जब तक मेरे औसान बहाल रहे, जो मुंह में आया कहता रहा, उसे खतरनाक नताइज की धमकियां देता रहा, लेकिन फिर जल्द ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने चेहरे पर पानी की नमी महसूस की तो होश में आ गया। उस वक्त मैं हवालात के पुख्ता फर्श पर पड़ा था। मेहता और 4 सिपाही मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। सुबह का उजाला देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सारी रात बेहोशी के आलम में गुजार दी है।
जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था और दर्द की शिद्दत मुझे बेचैन कर रही थी। लेकिन आंख खुलते ही सबसे पहले मुझे नरगिस का ख्याल आया। मैं दिल पकड़ कर रह गया। मैंने एक सिसकारी भरी और हवालात में बुरी तरह रोने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि नरगिस की लाश का क्या बना। मुझे होश में आता देखकर मेहता करख्त लहजे में मुखातिब हुआ। क्यों, दिमाग कुछ ठिकाने पर आया या ठिकाने लगाने की जरूरत है अभी? मेहता जी, मैं भर्राई हुई आवाज में बोला, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि मेरी बीवी की लाश का क्या बना? उसे दफनाया गया या नहीं? बको मत, मेहता गुर्राया। सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने राजकुमार को क्यों हलाक किया? मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। तसव्वुर के आलम में सर पर नजर डाली तो इनका अभी तक वापस नहीं लौटी थी। अपनी बेबसी के एहसास से और इनका की गैर मौजूदगी के सिलसिले में कोई वाज़ेह जवाब न पाकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहता ने मुझे खामोश पाया तो एक जोरदार ठोकर मेरी पसलियों पर मारकर कहा, हराम खोर, तूने सुना नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या सीधी तरह नहीं कबूल करेगा कि तूने राजकुमार को कत्ल किया है? मैं कहता हूं मान ले, वरना यहां बड़े बड़ों के दिमाग ठीक कर दिए जाते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि राजकुमार को मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कर्रा कर जवाब दिया। नरगिस की मौत के बारे में तुझे क्या बकवास करनी है? क्या उसे भी तूने नहीं बल्कि किसी और ने ठिकाने लगाया है? मेहता ने दांत पीसकर सर्द लहजे में सवाल किया। उसका अंदाज बड़ा जारहाना था। नरगिस मेरी जिंदगी थी मेहता जी। भला कोई शख्स खुद अपनी जिंदगी कैसे खत्म कर सकता है? लेकिन मेहता को मुझ पर कोई तरस न आया। वो एक ठोकर मारकर बोला, शायरी कर रहा है कमीने? मेहता को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं की चमड़ी उधेड़ कर रख दी है। मेरे सामने तू क्या बेचता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेहता की बातों का क्या जवाब दूं। नरगिस की जुदाई के गम और अपनी बर्बादी के एहसास ने मुझे निढाल कर दिया था। इनका की गैर मौजूदगी ने हालात और खराब कर दिए थे। ये कैसा वक्त आ पड़ा था। इनका ने मुझे कुलदीप की वारदात की जगह से हटने का मशवरा देते वक्त मुझसे कहा था कि राजकुमार की मौत के सिलसिले में पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। इनका ने मुझे यह भी बावर कराया था कि राजकुमार के मरने के बाद उसकी जेब से एक ऐसा खत जरूर बरामद होगा जिसमें खुद राजकुमार की तहरीर में यह बात दर्ज होगी कि वो कुलदीप की मोहब्बत में नाकाम हो जाने के बाद खुदकुशी कर रहा है। खुदा जाने वो खत बरामद भी हुआ था या नहीं। मैंने जितना हालात पर गौर किया उतना ही मुझे मायूसी ने घेर लिया। नरगिस की अचानक मौत ने मेरी शख्सियत को पुलिस की नजरों में मुश्तबा करने का खासा माकूल जवाब पैदा कर दिया था। कुलदीप ने पुलिस को क्या बयान दिया और पुलिस मुझे गिरफ्तार क्यों करने पहुंच गई? मेरा जहन इन पे दर पे वाकयात से उलझा हुआ था। मेहता ने अपने सवालों का जवाब ना पाकर 4-5 ठोकरें मारी और जोर से गर्जा, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं कि अपने जुर्म का इकबाल कर ले, वरना याद रख तुझ पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। हाँ, मैंने राजकुमार को कत्ल किया था, मैं इकरार करता हूं। मैंने नाचार खुद को मेहता के अताब से बचाने के लिए जल्दी से कहा। कत्ल का सबब क्या था? मेहता ने मुस्कुराती हुई खौफनाक नजरों से घूर कर पूछा। कुलदीप उससे शादी करने पर तैयार नहीं थी। ये कहते कहते मेरा हलक खुश्क हो गया। उसने मुझसे कहा था कि मैं राजकुमार को रास्ते से हटा दूं। तू कुलदीप को कब से जानता है? मेरी उसकी मुलाकात पूना में हुई थी, मैंने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। क्या यह सही है कि तूने कुलदीप के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे? मेहता ने बदस्तूर हुर्राते हुए दरियाफ्त किया। सही है, मैंने मुख्तसरन कहा। हाँ, मेहता ने फख्र से सीना तान कर जवाब दिया। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तूने कुलदीप की खातिर पहले राजकुमार को कत्ल किया, फिर अपनी बीवी। यह गलत है, मैं चीख पड़ा। नरगिस को मैंने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया है। फिर शुरू करती तूने बकवास। मेहता मेरी बात सुनकर आग बगोला हो गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं नरगिस के कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लूं, लेकिन मेरे मुसलसल इनकार ने उसे और खूंखार बना दिया। हवालात में मौजूद सिपाहियों को मुखातिब करके बोला, मारो इस हरामखोर को, उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये जुर्म का इकरार नहीं कर लेता। मेहता ने सिपाहियों को हुक्म देकर मुझ पर हिकारत की नजर डाली, फिर पैर पटकता हुआ हवालात से बाहर चला गया। उसके जाते ही हवालात में मौजूद चारों सिपाही मुझ पर पिल पड़े और उन्होंने बेदर्दी से मुझे मारना शुरू किया। मैंने अपनी आंखें मींच लीं और अपना सर घुटनों के दरमियान छुपा लिया। मुझ में जब तक बर्दाश्त की हिम्मत रही, बर्दाश्त करता रहा। मैं एक बार फिर इन इंसानियत सोच मजालिम की ताप न लाकर अपने औसान खो बैठा था। इस बार भी मेरी बेहोशी का वक्फा तवील साबित हुआ। मैं होश में आया तो हवालात की बाहर वाली गैलरी में रोशनी हो रही थी। मैंने खुद को हवालात के घुप अंधेरे में तन्हा पाया।
बाहर 3 संगीन बरदार सिपाही पहरेदार मौजूद थे। मेरे जिस्म का हर उज़ू दुख रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो कर्राह कर रह गया। भूख प्यास की शिद्दत ने मुझे और नातवा कर दिया था। ऐसी नकाहत थी कि सांस लेना दोभर हो रहा था। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन सहम कर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। बाहर पहरे पर मौजूद एक सिपाही दूसरे से कह रहा था, मेरा ख्याल है अब ये कभी होश में नहीं आएगा। साला मर जाए तो अच्छा है। दूसरे ने नफरत से कहा, मुझे इससे ज्यादा उस औरत पर गुस्सा आता है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं उस वैश्या को भी मार डालता जिसने इस टुंटे मसले के साथ अपना मुंह काला करके धर्म को बट्टा लगा दिया। एसपी साहब ने 9 बजे आने को कहा था। तीसरा सिपाही दस्ती घड़ी देखते हुए बोला, दुआ करो कि ये ढीठ उनके आने से पहले मर जाए, वरना एसपी साहब इसकी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। डिप्टी कमिश्नर के अजीज का मामला है, पहला बोला। अगर ये मर गया तो एसपी साहब पर भी आफत आ जाएगी। तीनों सिपाही मेरे ही मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। मैं खामोश पड़ा उनकी बातें सुनता रहा। फिर यकलख्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका मेरे सर पर आ गई है। मैंने धड़कते दिल से सर की जानिब नजर डाली तो इनका वाकई वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी और उसकी आंखों में गुस्से और नाकामी के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। वो बड़ी थकी थकी उदास और मुतफक्किर नजर आ रही थी, किसी बेवा की तरह उजाड़ उजाड़ सी। मैंने उसे गौर से देखा तो उसने नजरें झुका ली। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, इनका नाकाम वापस आई हो ना? वो हाथ नहीं आया ना? मुझे जवाब क्यों नहीं देती इनका? मैंने दिल गिरफ्तार अंदाज में कहा, क्या वो नाबकार पंडित तुम्हारे हाथ से बच निकलने में कामयाब हो गया? जमील इनका हिचकिया लेते हुए बोली, नरगिस की मौत का गम मुझे भी तुमसे कम नहीं है, लेकिन मैं बद्री नारायण के बारे में दरियाफ्त कर रहा हूं इनका। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे बताओ कि तुम अब तक कहां गायब थीं और वो पंडित कहां है? क्या तुम मेरी हालत नहीं देख रही हो? मैं नरगिस के खून में लथपथ हूं। देखो मैं रंगा हुआ हूं, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। हाय, मुझे ये दिन भी देखना था। ऐसी बातें ना करो, मैं उसी के पीछे लगी हुई थी जमील, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मौत के शिकंजे में दबोच सकती, वो कलकत्ते पहुंचकर काली के मंदिर में चला गया है। मैं अभी तक उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी जमील। तुमने उसके बाहर आने का इंतजार क्यों किया? क्या तुम मंदिर में दाखिल होकर उस कमीने बज़ात के जिस्म को रेजा रेजा नहीं कर सकती थी? मैं ऐसा नहीं कर सकती थी जमील। ऐसा कर सकती तो यूं वापस ना आती। इनका ने दिल मिलाकर जवाब दिया, तुम भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रही हो। तुम्हारी वो पुरस्कार और लामहदूद कुव्वतें कहां गईं जिन्हें कब्जे में लेने के लिए बहुत से लोग दीवाने हैं? मैंने तंज करते हुए कहा, देखा इस मौके पर तुम भी नाकाम हो गई ना? जमील तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इनका ने हसरत से कहा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है, लेकिन मंदिर में घुसकर खून खराबा करना मेरे बस की बात नहीं है। यकीन रखो, जिस रोज भी बद्री नारायण मंदिर से बाहर आया वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं उससे नरगिस की मौत का इतना भयानक इंतकाम लूंगी कि धरती कांप उठेगी। मुझे भी नरगिस से तुमसे कम मोहब्बत नहीं थी। इनका की बात सुनकर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने बेजारी से कहा, अब क्या सोचा है? क्या मैं इसी तरह यहां पड़ा रहूंगा? क्या अब तुम्हें मुझे हवालात से बाहर निकालने की ताकत भी नहीं है? इसकी फिक्र क्यों करते हो? मैं आ गई हूं, इनका ने जल्दी से जवाब दिया। मेहता ने तुम्हें महज डिप्टी कमिश्नर के अताब से बचने के लिए गिरफ्तार कर लिया है, वरना उसे वो खत मिल गया था जिसमें राजकुमार ने खुदकुशी का एतराफ किया था। इन बदमाशों ने यह मालूम कर लिया था कि तुम वक़ूए के बाद कुलदीप के साथ थे। उन्होंने जबरदस्ती कुलदीप से उगलवा लिया कि तुम उसके साथ थे। वो उन पुलिस वालों के चक्कर में आ गई और न जाने उसने क्या क्या कह दिया। इन हराम खोरों ने मुझे नरगिस का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। मैंने रिक्कत भरी आवाज में कहा, न जाने इन संग दिलों ने उस गरीब की लाश के साथ क्या बर्ताव किया। तुम फिक्र ना करो जमील, मैं इस जुल्म के लिए मेहता और उसके गुर्गों को कभी मुआफ नहीं करूंगी। डिप्टी कमिश्नर को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सिलसिले में पछताना पड़ेगा। मुझे नरगिस के बारे में बताओ, उसकी लाश का क्या बना? जमील इनका मध्यम आवाज में बोली। मेहता ने नरगिस की पोस्टमार्टम कराने के बाद रस्म व रिवाज के मुताबिक उसे यहीं के एक पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया है। मेरे माबूद, मैंने सर के बाल नोचे और सर्द आ भर कर कहा, नरगिस के बजाय मुझे मौत क्यों ना आई? अभी मैं नरगिस की याद में आंसू बहा ही रहा था कि पहरे पर मौजूद संतरी अटेंशन हो गए। मैंने राहदारी पर नजर डाली। एसपी मेहता चमड़े की एक बेत लिए हवालात के दरवाजे की समता रहा था। मेहता ने आनी सलाखों के करीब पहुंचकर सर की जुम्बिश से संतरियों के सलाम का जवाब दिया,
फिर भारी कर्जदार आवाज में इंचार्ज से पूछा, इस मरदूद को होश आ गया? 15 मिनट पहले मैंने राउंड लिया था, उस वक्त तक बेहोशी था सर। इंचार्ज ने झूठ बोलने की कोशिश की। मेहता के इशारे पर हवालात का दरवाजा खोला गया और बाहर से बत्ती रोशन कर दी गई। अंधेरे के बाद अचानक तेज रोशनी हुई तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। भारी कदमों की आहटें मेरे करीब आकर थम गईं। इनका के आ जाने से मेरा खौफ खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने फौरन ही दोबारा आंखें खोल दी। एसपी ने मुझे होश में देखा तो नफरत के लहजे में मुखातिब हुआ, अब क्या इरादे हैं तेरे? क्या मजीद सख्ती पर मजबूर करेगा? मेहता जी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, तुम डिप्टी कमिश्नर के कहने पर क्यों अपना धर्म नष्ट करते हो? क्या तुम भगवान की सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुम मुझे राजकुमार का कातिल समझ रहे हो? शहादतें वक्ती तौर पर छुपाई जा सकती हैं, लेकिन दुनिया का कोई कानून किसी को जबरदस्ती फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा सकता। मेहता मेरा जवाब सुनकर चौंका। उसे मेरी बात पर यकीनन ताज्जुब हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नफरत से बोला, किसकी शहादत की बात कर रहा है तू? मैं खूब समझता हूं तूने 3rd डिग्री से बचने की खातिर बहकी बहकी बातें शुरू कर दी हैं। मैं उस खत की बात कर रहा हूं मेहता जी, जो तुम्हें राजकुमार की जेब से मिला होगा। मैंने ये कह तो दिया था, लेकिन जल्दी मुझे बात निभानी पड़ी। तुम्हारे मुखबिरों ने यकीनन मुझे मौके वारदात पर देखा होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें यह जरूर बताया होगा कि राजकुमार ने खुदकुशी की थी। उसने वो खत मेरे सामने ही तहरीर किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उसके खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश करता, उसने रिवॉल्वर कनपटी पर रखकर लबलबी दबा दी। कुलदीप भी इस बात की गवाह है। शट अप! मेहता हलक के बल चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक सानिये के लिए उलझन उभरी, फिर गायब हो गई। वो गरज कर बोला, तू जो बकवास कर रहा है इसका कोई सबूत तेरे पास मौजूद नहीं है। मुझे मकतूल की जेब से कोई खत नहीं मिला। अच्छा, मैं जहर खुन से बोला, तो डिप्टी कमिश्नर के रौब ने तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है? बकवास बंद कर, नहीं तो चमड़ी उधेड़ डालूंगा। हवालात के इंचार्ज ने एसपी की खुशनुदी के लिए मुझे धमकी दी। ठीक उसी वक्त इनका मेरे सर से उतर गई। एसपी बदस्तूर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। देर तक वो कुछ सोचता रहा, फिर सर्द आवाज में बोला, मैं तुझे खुली अदालत में पेश करने के बजाय किसी वीराने में ले जाकर खामोशी से मौत के घाट उतार सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे मेहता जी। डिप्टी कमिश्नर तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। मैंने हकारत से कहा, मुझे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए तुम्हें जबरदस्त झूठ का सहारा लेना होगा। तुम इसके लिए मजबूर हो। अगर सिर्फ मुझे मार डालना तुम्हारा मकसद होता तो तुम इस वक्त हवालात में मौजूद होने के बजाय किसी क्लब में बैठे रंगरलियां मना रहे होते। गोया तू सीधी तरह नहीं मानेगा। मेहता के हाथ कांपने लगे। वो किसी खून आशाम दरिंदे की तरह धड़ा। मैं अब तुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तू अदालत के सामने अपनी गंदी जबान खोल सके। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि मेहता ने मुझे जो धमकी दी है वो उसे पूरी करने से भी दरेग नहीं करेगा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख अंगारा हो रहा था। उसने इंचार्ज की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, प्रमोद, अब जो हिदायत दी जा रही है उसे तुम पूरा करोगे। इसने यकीनन और भी कत्ल किए हैं, वरना इस तरह चर्प जबानी ना करता। यस सर। इंचार्ज घबराकर अटेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक्स, मेहता ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, जब तक ये अपना जहनी तवाजुन न खो बैठे। इंचार्ज प्रमोद ने इस बार भी बड़ी फर्माबरदारी से इस बात में सर हिलाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी नजरें बदल गईं। उसने मेहता को अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर दिया। क्या आप मुझे तहरीरी हुक्म इनायत करेंगे सर? इंचार्ज ने कहा। नॉनसेंस, मेहता सरतापा लरस कर बोला। प्रमोद, तुम इस वक्त एसपी मेहता से गुफ्तगू कर रहे हो। जानता हूं सर, लेकिन तहरीरी हुक्म के बगैर मैं इतना खतरनाक कदम नहीं उठा सकूंगा। प्रमोद ने साफ गोई और कदरे बेपरवाही से जवाब दिया। आपके तहरीरी एहकाम पर मैं इसका जिस्म धज्जियों में तब्दील करने के लिए भी तैयार हूं। गेट आउट फ्रॉम हेयर! एसपी इतनी जोर से चिल्लाया कि हवालात में मौजूद सिपाही बौखलाकर 2 कदम पीछे हट गए। मैं तुम्हें जूते मारकर मुलसमत से बरतरफ करा दूंगा। तुम्हें इतनी जरूरत कैसे हुई? मेहता, होश में आओ। हवालात का इंचार्ज अचानक आपे से बाहर हो गया। होस्टर से अपना रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख मेहता की समत करके कहने लगा, तुमने मेरे अमले के सामने मेरी बेइज्जती की है। तुम्हें इन सब की मौजूदगी में मुझसे माफी मांगनी होगी, अभी इसी वक्त, वरना मुलजिम के बजाय मैं तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते मेहता साहब। ओ यू सन ऑफ ए बिच! मेहता के हाथों में दबी हुई बेत लहराकर भरपूर कुव्वत से प्रमोद के गाल पर पड़ी।
और एन उसी वक्त उसके रिवॉल्वर से 2 धमाके हुए। गोली सही निशाने पर न लग सकी। एसपी के हाथ और पांव से खून निकला और वो चंद लम्हे के लिए किसी खजा रसीदा दरख्त की मानिंद वीरान होकर रह गया। फिर वो मुंह के बल फर्श पर गिरकर ढेर हो गया। ये सब कुछ इतनी बर्क रफ्तारी से हुआ कि हालात में मौजूद सिपाहियों को कुछ सोचने और समझने का मौका न मिल सका। मुझे अंदाजा था कि एसपी मरा नहीं है बल्कि बेहोश हो गया है। रिवॉल्वर फेंककर प्रमोद ने सहमी हुई नजरों से सिपाहियों को देखा, फिर झुककर मेहता के जिस्म का मुआयना करने लगा। उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो रहा था। रंगत खौफ और दहशत के मारे जर्द पड़ चुकी थी। सिपाही दूर खड़े फटी फटी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। कुछ तवक्कुफ के बाद सिपाहियों में से एक ने आके कदम बढ़ाकर प्रमोद से कहा, मुझे अफसोस है जनाब कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। तुम? लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये मैंने कर दिया? प्रमोद सरासीमा लहजे में बोला। इसका जवाब कानून देगा जनाब, फिलहाल आप खुद को हिरासत में समझें। सिपाही ने उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया, फिर अपने साथियों को मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोग ख्याल रखना, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन करने जा रहा हूं। सिपाही अभी बाहर की समत पड़ा ही था कि जो कुछ हुआ उसने मुझे भी हैरत में डाल दिया। दरवाजे के करीब खड़े एक सिपाही ने अचानक राइफल सीधी की और उस सिपाही के सर पर पूरी कुव्वत ताकत से संगीन मारी जो फोन करने जा रहा था। सिपाही पलक झपकते ही लहरा कर गिर पड़ा। वो कर्बनाक आवाज में चीखता हुआ औंधे मुंह फर्श पर उलट गया। उसके बाद सिपाहियों में भी आपस में ठन गई। मैं अभी हैरान ही हो रहा था कि इनका मेरे सर पर आ गई और बोली, जमील, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं आहिस्ता से उठा और छुपते छुपाते बाहर की तरफ कदम उठाने लगा। मैं इनका का ये करिश्मा पहले भी कई बार देख चुका था। इनका के सर पर आते ही नकाहत और दर्द की शिद्दत हैरत अंगेज तौर पर खत्म हो चुकी थी। मैं एक दूसरे से दस्तों गिरेबां सिपाहियों के दरमियान से गुजरता हुआ हवालात से बाहर निकल गया। खुली सड़क पर आकर मैंने तेजी से अपनी कोठी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात की तारीकी ने मुझे अपने दामन में समेट रखा था। मैं सबसे पहले नरगिस की कब्र पर जाना चाहता था और उसकी कब्र पर फूल निछावर करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका। इनका ने मुझे किसी बात का मौका नहीं दिया। उसने कहा कि अगर इस वक्त इस इलाके में देर लगाई तो दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। चुनाचे मैं नरगिस को उस वीरान कब्रिस्तान में तन्हा छोड़कर ही रवाना हो गया और अपने घर पहुंच गया। मैंने जल्दी जल्दी नकदी जेवरात, नरगिस के कपड़े और कुछ जरूरी सामान बांधा। बाहर आकर गैराज से गाड़ी निकाली और उसे बर्क रफ्तारी से वीरान ढलवान की तरफ दौड़ाने लगा। मैं एक हाथ से ड्राइविंग में खासा मुश्ताक हो गया था। सुबह होने से पहले मैं कानून की गिरफ्त से दूर निकल जाना चाहता था। इनका मेरे सर पर बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। कुछ देर तक मैंने उससे कोई बात नहीं की। बद्री नारायण के सिलसिले में उसने अपनी बेबसी का इजहार करके मुझे बरगश्ता कर दिया था। वो उस शख्स को सजा देने में नाकाम रही जो मेरी नरगिस का कातिल था। वो कुछ देर खामोश रही। गाड़ी की रफ्तार हर लम्हे तेज से तेज तर होती जा रही थी। गो एक हाथ से बर्क रफ्तारी का मुजाहरा मेरे लिए मखदूश था, लेकिन इस वक्त मैं हर किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। पहाड़ी रास्तों और ढलवानों पर मैंने किसी खौफ के बगैर तेज गाड़ी चलाई। रास्ते में ट्रकों और छोटी मोटी गाड़ियों से कई बार हादसा होते होते रह गया। जमील, इतनी तेज न चलाओ, इनका ने कुछ सोचते हुए मुझे मुखातिब किया। तुम अपना सफर जारी रखो, मैं जरा डिप्टी कमिश्नर की खबर लेकर आती हूं। इसके अलावा भी मेरा वहां जाना जरूरी है, ताकि अगर नरगिस और राजकुमार की मौत का मसला दोबारा खड़ा हो तो तुम पर कोई आंच ना आ सके। जाओ, जहन्नुम में जाओ, मैंने दिल बर्दाश्ता होकर जवाब दिया। इनका ने अजीब हसरत की नजरों से मुझे देखा और फिर कुछ कहे बगैर मेरे सर से उतर गई। मैंने अपना सफर जारी रखा। रास्ते जाने पहचाने थे। मेरी नजरें वीरान और सांप की तरह बल खाती सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन जहन नरगिस की मौत के बारे में उलझ रहा था। मेरे जहन में बार बार बद्री का चेहरा घूम जाता था और एक्सीलेटर पर मेरे पांव का दबाव हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। मैंने अमृतसर तक का कार में सफर किया, फिर रेल के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली के सफर के दौरान इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई। उसने मुझे तफसील से बताया कि वो मेरे बचाव के सारे इंतजामात कराई है, लेकिन मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो सिर्फ बद्री नारायण के बारे में सोच रहा था। मैं जितना आगे बढ़ रहा था, बद्री नारायण से भयानक इंतकाम के बारे में सोच रहा था। इनका की बातें सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इनका ने मुझे इधर उधर की तफसीलात में उलझाना चाहा, लेकिन जब मैं कुछ न बोला तो उसने कुलदीप का जिक्र छेड़ दिया। कुलदीप ने तुम्हारी खातिर बड़ी परेशानियों का मुकाबला किया है जमील। वो अपने वालिदैन का घर छोड़ने पर आमादा हो गई है और अब तुम्हारी तलाश में भटकती फिर रही है। उसने पुलिस वालों के सामने भी ये जुर्रतमंदाना बयान दिया था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। खामोश हो जाओ इनका, मैं झल्ला कर बोला।
नरगिस की मौत के बाद अब किसी का जिक्र अच्छा मालूम नहीं होता। अब मेरे लिए जिंदगी बेमायने होकर रह गई है। अब मोहब्बत और इश्क का कोई जज्बा मुझे मुतासिर नहीं कर सकता। मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी बातें क्यों करती हो जिनका मौका नहीं है। इनका ने मुझे उदास नजरों से देखा। वो इस वक्त भी न जाने किस सोच में गर्क थी। कुछ तवक्कुफ के बाद सरासीमगी से बोली, जमील, मेरे मालिक, तुम मुझसे नाराज हो, मुझे परेशान ना करो इनका। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया, तुम ये क्यों भूल रही हो कि जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोताही का कितना बड़ा दखल है। सुन लो, जब तक मैं बद्री नारायण का खून नहीं पी लेता उस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। जमील, मुझे भी नरगिस की जुदाई का इंतहाई सदमा है। अगर बद्री नारायण ने काली के मंदिर में पनाह ना ली होती तो इस वक्त वो तुम्हारे कदमों में पड़ा मौत की आखिरी हिचकियां ले रहा होता। बहरहाल अब वो अपने आप को ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रख सकेगा। तुम काली के मंदिर से एक पुरस्कार कुव्वत होने के बावजूद खौफजदा हो, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैं उस नापकार पंडित को मौत के घाट उतारने से दरेख नहीं करूंगा। मुझे देखना है कि दुनिया की कौन सी ताकत मुझे इस इरादे से बाज रखती है। इनका, आखिर तुम मेरे इश्तियाल का अंदाजा क्यों नहीं कर रही हो। इनका ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर खामोश हो गई। वो मुझे खामोश करने में पहली बार बेबस नजर आई। हम दोनों ही गमजदा थे। हम दोनों को नरगिस से मोहब्बत थी। इनका भी उससे इश्क करती थी, इसका मुझे अंदाजा था। यही वजह थी कि इस वक्त हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर पा रहा था। काश इनका भी मेरी तरह कोई जिस्मानी वजूद होता तो हम दोनों गले मिलकर खूब रोते और अपना गम किसी कदर हल्का कर लेते। दिल्ली पहुंचकर मैंने गाड़ी तब्दील की और कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। तमाम रास्ता खामोशी से गुजर गया। मैंने इनका से कोई बात ना की, उसने ना मुझसे कोई बात की। अलबत्ता मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आती जा रही है, इनका की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त नहीं की। कलकत्ते पहुंचकर मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा लेकर सामान रखा और उसी वक्त मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब इनका की परेशानी शबाब पर पहुंच चुकी थी। वो मेरे सर पर इधर उधर टहल रही थी। कभी चलते चलते अचानक रुकती और मुझसे कुछ कहना चाहती, मगर होंठ चबा कर रह जाती। देर तक उसकी यही कैफियत रही। फिर वो मंदिर करीब आने लगा। इनका ने परेशान लहजे में मुझे मुखातिब किया, जमील, मेरी बात सुनो। मंदिर में किसी खतरनाक इरादे से दाखिल होने वाले परेशानियों में घिर जाते हैं। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूं उसे सुनो। जब तक बद्री नारायण मंदिर के अंदर है, तुम या मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें बद्री नारायण का बाहर आने का इंतजार करना होगा। मेरे सर पर खून सवार है इनका। तुम मुझे मंदिर में दाखिल होने से मत रोको, मैं अपने आपे में नहीं हूं, मैंने इनका को डांटते हुए कहा। मगर जमील, तुम्हें सही बात बताना मेरा फर्ज है। तुम्हें अपना इरादा हर कीमत पर बदलना होगा। इनका के लहजे में तशवीश थी। नरगिस के कातिल को जिंदा रहने दूं, उस शख्स को जिंदा रहने दूं जिसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। अब देखो मैं करता क्या हूं। मैं उस पंडित पर जिंदगी हराम कर देने का फैसला कर चुका हूं। नताइज की मुझे परवाह नहीं है। जब नरगिस ही ना रही तो फिर मुझे अपनी मौत का भी गम नहीं है। जज्बाती ना बनो जमील, तुम बहक रहे हो, इनका ने तेजी से कहा। अगर तुम इसी पागलपन में मर गए तो कुछ भी ना होगा। नरगिस की बेचैन रूह तुमसे शाकी रहेगी। जरा सुकून से काम लो। तुम्हें कोई और तदबीर इख्तियार करनी होगी। मंदिर के किसी छोटे पुजारी को अपने एतमाद में लेकर बद्री नारायण को मंदिर की हदूद से बाहर बुलाया जा सकता है। इस कदर ना बहको कि खुद अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लो। इनका मैं बहक रहा हूं? मैंने इनका की तरफ सवाली नजरों से देखा और दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, अगर तुम खाइफ हो तो मेरे सर से उतर जाओ, मुझे तुम्हारी भी परवाह नहीं है। मैं बद्री नारायण को सजा दिए बगैर एक पल चैन से नहीं बैठ सकता। मैं मर जाऊंगा। चलो ये भी ठीक है। इनका ने मायूसी से मुझे देखा और बेबसी से गर्दन झटक दी। मैं मंदिर की समत कुछ सोचे समझे बगैर तेज तेज कदम उठाने लगा। जिस वक्त मैं मंदिर से 25 गज के फासले पर रह गया तो इनका ने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश की। जमील, मेरे मालिक, मेरी जान, मेरी बात मान लो। मंदिर की हुदूद में दाखिल होकर तुम मुसीबतों का शिकार हो जाओगे। तुम्हें बद्री नारायण को मारने के लिए बड़ी होशियारी और दूर अंदेशी से काम लेना होगा। जल्दबाजी सारा काम खराब कर देगी। मैंने इनका को देखा, लेकिन इस बार उसने किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता रहा। मंदिर के बाहर पंडितों और पुजारियों का हुजूम ठाटे मार रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी।
जोगने और पुजारने बड़ी अकीदत व एहतराम से मंदिर से आ जा रही थीं। मैंने इनका का चेहरा देखा जो धुआं धुआं हो रहा था। किसी शदीद ज़हनी उलझन ने उसका चेहरा वीरान कर रखा था। मैं मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक गया। अचानक मेरी नजर एक पुजारी पर पड़ी जो मंदिर से बाहर आ रहा था। उसके साथ दूसरे पुजारी भी थे। चेहरे बशरे से वो कोई बड़ा पुजारी दिखाई देता था। पुजारनी उसके करीब से गुजरते हुए डंडोत कर रही थी। मैंने कुछ सोचकर इनका से दरियाफ्त किया, यह कौन है? इसका नाम बंसीलाल है, मंदिर का छोटा पुजारी। इनका तेजी से बोली। जमील, अगर तुम कोशिश करो तो इसके जरिए अपना काम कर सकते हो। बद्री नारायण इसकी बात मुश्किल से टाल सकेगा। मैं किसी भेड़िए की तरह छोटे पुजारी को घूर रहा था। छोटा पुजारी दूसरे पुजारी और चेलों के साथ मेरे करीब से गुजरा। फिर मैंने उसे एक कुटिया में जाते देखा जो सीढ़ियों के बाएं जानिब जरा हटकर बनी हुई थी और दूसरी झोपड़ियों के मुकाबले में कदरे बड़ी थी। जमील, इनका ने सरगोशी में कहा, इस वक्त बंसीलाल अपनी कुटिया में तन्हा है। तुम जरा सी दूर अंदेशी से काम लेकर इसे शीशे में उतार सकते हो। मुझे देखो, अगर तुमने सब्र तहम्मुल और कलमंदी से काम लिया तो बंसीलाल तुम्हारे लिए बेहद कारआमद साबित होगा। यूं भी वो दिल का बड़ा नर्म और नेक इंसान है। मैंने इनका का कोई जवाब नहीं दिया और घूमकर उस कुटिया की सामत हो लिया जिसमें बंसीलाल किया था। इनका की इत्तला दुरुस्त निकली। जिस वक्त मैं कुटिया में दाखिल हुआ, बंसीलाल वहां तन्हा था और मर्ग छाले पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। मुझे कुटिया में देखकर उसने इशारे से रुकने को कहा। फिर चंद दमों बाद मर्ग छाले से उठकर मेरे करीब आया। तुम मुसलमान दिखाई देते हो, यहां कैसे आ निकले? अरे तुम तो बड़े बेअक्ल नजर आते हो। कहो क्या बात है बालक, तुम मेरी कुटिया में किस कारण आए हो? बैठ जाओ। बंसीलाल, मैंने रूखी आवाज में उसे मुखातिब किया, मंदिर में इस वक्त मेरी बीवी का कातिल मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे किसी तरह बाहर ले आओ। इनका ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने मुझे समझाया कि बंसीलाल से मुझे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे खुद पर काबू नहीं था। मैं इनका के मशवरे को नजरअंदाज करता रहा। बंसीलाल हकीकतन नेक दिल वाक़े हुआ था। कुछ देर तक वो मुझे समझाता रहा। फिर भी जब मैंने अपना लहजा न बदला तो वो शाइस्तगी से बोला, बालक, तुमने अभी तक मुझे उस अपराधी का नाम नहीं बताया जिसने तुम्हारी स्त्री को कत्ल किया है। उसका नाम बद्री नारायण है, मैंने हिकारत और नफरत से जवाब दिया। बद्री नारायण? बंसीलाल ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि पंडित बद्री नारायण ही ने तुम्हारी स्त्री को मारा है? यह किस तरह हो सकता है? हाँ बंसीलाल, और अब मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े और उसके नापाक खून से अपने सीने की आग ठंडी करने आया हूं। बोलो, क्या तुम उसे मंदिर से बाहर ला सकते हो? धीरज से काम लो बालक, बंसीलाल ने कुछ सोचते हुए कहा। पंडित बद्री नारायण को क्षमा कर दो। भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं। अगर बद्री नारायण ने पाप किया है तो काली देवी उसे जरूर कष्ट देगी। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं सीधी तरह उसका जवाब दो। तुम उस नापकार पंडित को मंदिर से बाहर ला सकते हो या नहीं? बालक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बंसीलाल ने कदरे बरहमी का मुजाहरा किया। जा, चला जा यहां से, तू तो पागल मालूम होता है। चला जा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। इनका ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त मुझ पर खून सवार था। मैंने झपट कर बंसीलाल के नंगे पेट पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो बिलबिला उठा, और इससे पहले कि वो संभल पाता मैंने एक हाथ उसकी गुद्दी पर रसीद किया। हमला अचानक था, इसलिए बंसीलाल संभल नहीं सका और मुंह के बल जमीन पर आ गया। मैंने उसकी कनपटी पर एक भरपूर ठोकर मारी और फिर उछलकर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। मैंने एक ही हाथ से झुककर मर्गशाला के करीब रखी हुई पीतल की वजनी लुटिया उठाई और इतनी जोर से बंसीलाल के घुटे हुए सर पर मारी कि खून का फुवारा उबल पड़ा। उसकी गर्दन ढलक गई। उसका जिस्म मेरे नीचे फड़क रहा था, लेकिन मैंने इसी पर बस नहीं किया। उस वक्त तक पीतल की लुटिया से उसके सर पर जरबात लगाता रहा जब तक वो बेहाल होकर मुदाफत न खत्म कर बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि बंसीलाल अब मौत के करीब है तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं चलते चलते उसके खून में लुथड़े हुए जिस्म को ठोकर मारकर आगे बढ़ा तो इनका तशवीशनाक लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। जमील, ये तुमने क्या कर दिया? रुक जाओ जमील, इस वक्त तुम पर खून सवार है। अगर पुजारियों को इल्म हो गया कि तुमने बंसीलाल को मार मार कर अधमुआ कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम भी दफा हो जाओ, इनका मजाक बहुत हो चुका, मैंने नफरत से कहा। अगर तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो फिर मुझे तुम्हारे मशवरों और पुरस्कार कुव्वतों की कोई जरूरत नहीं।
जब तक मैं बद्री नारायण से निपट नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मेरी नरगिस का कातिल मुझसे इस कदर करीब हो और मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। खबरदार जो अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। जमील, तुम दीवानगी की बातें कर रहे हो, तुम सचमुच पागल हो जाओगे। इनका के अंदाज में अब तलखी आ गई थी। फिर अचानक वो फैसला कुन आवाज में बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत की है, मगर याद रखो मैं तुम्हें इस वक्त कुटिया से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम? मैंने हिकारत आमेज लहजे में उसे मुखातिब किया। तुम मुझे रोकोगी? इतनी हिम्मत है तुम में? तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बाकायदा वजीफा किया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए मजबूर हूं। मेरे आका, मुझे माफ कर दो, मैं अब खामोश नहीं रह सकती। इनका ने यह कहकर हसरत की एक नजर मेरे चेहरे पर डाली। फिर मजीद कुछ कहने से पहले मैंने इनका के पंजों की चुभन अपने सर पर महसूस की। चुभन इतनी शदीद थी कि मेरी नजरों के सामने अंधेरा फैल गया। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन इनका के पंजों की चुभन में न जाने क्या जादू था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं दलदल में धंसता चला जा रहा हूं। नीचे, बहुत नीचे। मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर मैं कहां गया, कहां रह गया। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ तो मैं गुनूदगी की कैफियत से बेदार हुआ। मैंने अपनी बोझल आंखें खोल दी और यह देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि कुलदीप मेरे सरहाने बैठी थी। उसका हसीन चेहरा कमलाया हुआ था और पलकों पर आंसू रख्सा थे। ये मैं कहां आ गया हूं? मैंने हड़बड़ाकर अपने अतराफ का जायजा लिया। उस वक्त मैं किसी खूबसूरत कमरे में था। जहन पर जोर देने से भी कुछ समझ में नहीं आया कि यह कमरा कहां है। मैं आंखें पटपटाता रहा। कुलदीप ने यह कैफियत देखकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मैं कहां हूं? ये कौन सी जगह है? तुम मेरे पास कब आई? मैंने कुलदीप से एक साथ बेशुमार सवाल किए। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहां हो? कुलदीप ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं कलकत्ते में हूं, मगर इस जगह कैसे आ गया? और तुम यहां किस तरह आ गई? तुम्हें मेरा पता किस तरह चला? मैंने खाली खाली नजरों से उसे देखा। उफ, सदमे ने तुम्हें किस हालत पर पहुंचा दिया है। ये कलकत्ता नहीं, पूना है। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें तलाश किया है। तुम्हें पाने के लिए मुझे पूरे 1 साल न जाने कहां कहां की खाक छानना पड़ी। कुलदीप की आंखों से कुछ और आंसू बह निकले। 1 साल? ये तुम क्या कह रही हो? क्या भूल गई? अभी चंद ही रोज पहले तुम मुझे कश्मीर में मिली थी, जहां मेरी नरगिस मुझसे छीन ली गई। मैं बर्बाद कर दिया क्या? उसके बाद मैं कलकत्ते चला गया था ताकि अपनी बीवी के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकूं। इस बात को 1 हफ्ता भी तो नहीं हुआ है, फिर मैं कलकत्ते से पूना कैसे आ गया? तुम्हारे दिमाग पर बड़ा गहरा असर है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे क्या मालूम था कि तुम यहां हो। मैं तो मुस्तकिल इधर उधर भटक रही थी कि भगवान की कृपा से तुम आज मुझे मिल गए। मैं होटलों होटलों तुम्हें तलाश कर रही थी। जब तुम कहीं ना मिले तो मैं पूना चली आई और कल रात तुम पर अचानक नजर पड़ गई। रात से मैं यही हूं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। कुलदीप ने इश्तियाक की नजरों से मुझे देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। मैंने मुंतशिर जहन पर जोर दिया तो याद आया कि इस बेहोशी से पहले मैं बंसीलाल की कुटिया में था। इनका ने मुझे इंतकाम लेने से बाज रखने की कोशिश की थी। मैं बंसीलाल से झगड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ? मैंने तसव्वुर के आलम में सर पर नजर डाली तो इनका वहां मौजूद थी। उसकी निगाहों में माजरत और खौफ के मिले जुले असरात दिखाई दे रहे थे। मैंने जबान से कोई लफ्ज नहीं निकाला, इसलिए कि कुलदीप सामने बैठी थी। मगर इनका मेरे दिल में उभरने वाले सवालात ताड़ गई और गुलोगीर लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। मुझे मुआफ कर दो जमील। मैंने औरों की तरह एक अरसे के लिए तुम्हारे जहन पर मुकम्मल तसल्लुत जमा लिया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो खदशा था कि तुम अपना जहनी तवाजुन खो बैठते। तुमने बंसीलाल के साथ बड़ा शर्मनाक और जारहाना सलूक किया था। कुलदीप ने जो कुछ कहा वो ठीक है। तुम एक अरसे तक चलते फिरते रहे हो, खुश व खुर्रम रहे हो, मगर इस तमाम अरसे में तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास रहा है, तुम्हारा दिमाग मेरे कब्जे में था। यानी बंसीलाल के वाक़े को एक लंबा अरसा गुजर गया है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तफसील से बताओ। हाँ, 1 साल के करीब, इनका ने सर्द लहजे में जवाब दिया। जब मुझे ये यकीन हो गया कि तुम मंदिर में अपने औसान खो बैठे हो और अब कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे खतरनाक इरादे से नहीं रोक सकती,
तो मुझे एक ही सूरत नजर आई कि मैं तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लूं, वरना मंदिर से तुम बचकर नहीं निकल सकते थे। उसके बाद मैं तुम्हें मुख्तलिफ शहरों में ले गई, बंबई, इलाहाबाद, पहाड़ों पर, खेल के मैदानों में, रेस क्लब में। तुम इस पूरे अरसे में बहुत मसरूर और शादमा रहे हो। मैंने तुम्हें हर तरह खुश रखा। रात को जब तुम गहरी नींद में होते थे तो मैं तुम्हारी गहरी नींद का यकीन करके गाहे बगाहे तुमसे जुदा हो जाती थी और किसी ना किसी तरह अपनी ग़िज़ा हासिल करती थी। बहरहाल अब मुझे उम्मीद है कि तुम तहम्मुल से काम लोगे। कुलदीप तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रही है। मैंने बंबई में उसे पागलों की तरह तुम्हें तलाश करते हुए देखा था। शुरू में मैं दरगुजर करती रही, लेकिन जब कुलदीप की तलाश और तलब में कोई फर्क न आया तो मैं तुम्हें पूना ले आई और इसे भी पूना आने पर मजबूर किया। और खुद देख लो कि अब वो तुम्हारे सामने बैठी है। तुमने अच्छा नहीं किया अनका। क्या तुम ये समझती हो कि वक्त मुझसे नरगिस का गम छीन लेगा? ये गम तो दायमी है। तुमने मुझे मार ही क्यों ना दिया? ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। नरगिस के बगैर जिंदगी कैसी? वक्त के मरहम से हर जख्म कम हो जाता है जमील। सब्र करो और वक्त के इंतजार में रहो। उस वक्त तक इंतजार करो जब तक बद्री नारायण मंदिर से बाहर नहीं आ जाता। तो क्या वो शैतान अभी तक मंदिर ही में है? हाँ, और उसे यकीन है कि अगर उसने बाहर कदम निकाला तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये इंतजार कितना तवील होगा कौन कह सकता है। बहरहाल उसे किसी ना किसी दिन तो जरूर बाहर आना है और उस वक्त तक मैं उसके इंतजार में दीवाना बना रहूं? क्यों? तुम कुलदीप की तरफ देखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बड़ी पुरस्कार कुव्वत जिसे हासिल करने के लिए लोग कठिन तपस्या करते हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इनका ने तमकनत से कहा, मैं मानता हूं कि तुम एक पुरस्कार कुव्वत हो, लेकिन इस मामले में तुमने क्या तीर मार लिया? तुम भी तो मायूसी की बातें कर रही हो। मैं तुम्हें इसका जवाब देना नहीं चाहती। मैं दिल ही दिल में इनका से बातें कर रहा था और कुलदीप मेरे करीब बैठी टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे देर तक खामोश पाकर उसने तभी जबान में कहा, जमील, जो कुछ तुम पर गुजरी है उसका मुझे भी बहुत दुख है। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूं कि अगर नरगिस जिंदा होती तो मैं सारा जीवन उसके चरण धो धो कर पीती, परंतु उसका हक कभी ना छीनती। कुलदीप, मैंने हल्के से कहा, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी खातिर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। मैं एक जिंदा लाश हूं और तुम्हें एक जिंदा लाश से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास वापस चली जाओ। भगवान के लिए ऐसा ना कहो जमील। कुलदीप बेख्तियार मुझसे लिपट गई। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है। मैं तुम्हारी दासी हूं। मुझे अपने चरणों में रहने दो जमील। मैं इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम्हारे सीने में दिल है तो मुझे महसूस करो। कुलदीप मेरे सीने पर सर रखकर रोती रही। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी तरह मुझसे अलहदा होने पर आमादा ना हुई। इनका खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। कुलदीप की आहुजारी देखकर बोली, जमील, ये एक शरीफ और इज्जतदार लड़की है। इस गरीब को किस जुर्म की सजा दे रहे हो? तुम इसकी इतनी सिफारिश क्यों कर रही हो? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, मेरी तरह, नरगिस की तरह, और यूं भी अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। मेरा दिल अब किसी चीज में नहीं लगता इनका। मैंने आजर्दगी से कहा, कुलदीप का जी भी तुम्हारे सिवा किसी में नहीं लगता। मैंने कुलदीप की तरफ देखा। उसकी कुर्बानियां देखकर मेरे दिल में उसके लिए बेख्तियार प्यार का जज्बा उमड़ आया। मैं उसके उलझे उलझे बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगा। उसने मेरी खातिर अपने वालिदैन तक को छोड़ दिया था। 3 बेकैफ दिन गुजर गए। होटल में पड़े पड़े मेरा दिल उकता गया था। इनका बद्री नारायण पर नजर रखे हुई थी। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। चौथे रोज मैं इनका से बातें कर रहा था कि अचानक मुझे तरबीनी तास याद आ गया। मैंने सोचा लगे हाथों उसका हिसाब भी बेबाक कर दूं। चुनाचे मैंने उसी शाम तरबीनी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। इनका को मैंने इस ज़िमन में कबल अस वक्त कुछ नहीं बताया था। कुलदीप ने मुझे बाहर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की। उसे अभी तक गालिबन मेरी जहनी कैफियत पर शुबा था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था और होटल से बाहर आ गया। टैक्सी पर बैठकर जब मैं तरबीनी की तरफ रवाना हुआ तो इनका ने अस खुद कहा, तरबीनी आजकल बड़े ठाठ की जिंदगी बसर कर रहा है जमील। उसने पूना के एक और पुजारी से गठजोड़ कर लिया है। कुछ मंतर जंतर पहले से जानता था। काम चला रहा है अपना।
हो सकता है तरबीनी के लिए ये शाम जिंदगी की आखिरी शाम साबित हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मुझे याद है कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया था। उसे जरूर सजा दो जमील, वो बड़ा यार शख्स है, मुझसे ज्यादा उसे कौन जानेगा। टैक्सी जब तरबीनी के मकान के सामने रुकी तो मैं हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि जो हवेली मैंने इनका के जरिए जलाकर राख करा दी थी वो पहले से भी ज्यादा शानदार इमारत की सूरत में मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। मैं दिल ही दिल में पेचोताप खाता हुआ उतरा और टैक्सी का किराया अदा करके तरबीनी की हवेली में बेधड़क दाखिल हो गया। फाटक पर खड़े हुए दरबान को इनका ने राम कर लिया था, इसलिए उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की। हवेली के अंदरूनी हिस्से का नक्शा पहले ही जैसा था। मैं सीधा तरबीनी की ख्वाबगाह की तरफ चला। अंदर दाखिल हुआ तो तरबीनी के पास हस्बे मामूल 2-3 हसीन लड़कियां बैठी हुई नजर आई। मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। जिस तरबीनी को मैं बदतरीन हालात में देखने का ख्वाहिशमंद था वो मेरी नजरों के सामने बेहतरीन हालत में मौजूद था। उसका चेहरा किसी कदर मस्क हो गया था, लेकिन उसके अंदाज में अब भी वही जलाल और वही वकार था। तरबीनी की नजरें मुझसे चार हुई तो वह तंबा खुद रह गया। शायद उसे अपनी बीनाई पर शुबा हो रहा था। वो हैरत से मुझे तकता रहा, तेजी से उठा और मेरे करीब आकर हाथ बांधकर बोला, मेरे भाग खान साहब, जो आपने मुझे याद रखा। मैंने तरबीनी की आंखों में आंखें डालकर नफरत से जवाब दिया, तरबीनी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुमने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। आज तक मुझे तुम्हारा सुलूक अच्छी तरह याद है। मुझे हैरत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, या अपने ढीठपन की वजह से जिंदा ही हो तो तुम्हें फुटपाथों पर भीख मांगता हुआ नजर आना चाहिए था। पधारिए खान साहब, तरबीनी ने खुशामदाना अंदाज में कहा। गुजरी हुई बातें भूल जाइए। चापलूसी बंद करो तरबीनी दास। तुम खूब समझ रहे हो कि मैं किस इरादे से आया हूं, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। पिछली मर्तबा मैं जल्दी में था, इसलिए तुम्हारे एहसानात का बदला नहीं चुका सका था, लेकिन आज मैं अगले पिछले तमाम हिसाब से बेबाक करने का पक्का इरादा लेकर आया हूं। तरबीनी ने मेरे बिगड़े हुए तेवर देखे और मेरी तल्ख व तुर्श बातों का मफहूम समझा तो सर तपा लरस उठा। हाथ जोड़कर बोला, खान साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ बांधकर विनती करता हूं, क्षमा कर दूं और तुम्हें? पहली बार मेरे होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। पिछली बातें याद करो तरबीनी दास, तुमने भी कभी मुझे क्षमा करने की कोशिश की थी। जवाब में तरबीनी दास ने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, खान साहब, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, परंतु पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, मैं अंधा हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए खान साहब। मैंने गुस्से से तरबीनी के सर के बाल पकड़े और उसे उठाकर खड़ा करते हुए इकारत से कहा, तरबीनी दास, तुमने इनका को मुझसे छीनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितने भारी नुकसान उठाने पड़े। सुनो तरबीनी, मैं यहां वक्त जाया करने नहीं आया हूं। तुमने बहुत दिन आराम से गुजारे, आज से तुम्हारे बुरे दिनों का आगाज हो रहा है। मैं तुम्हें अपाहज करके सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम आवारा कुत्तों की तरह गंदी नालियों में पड़े रहोगे और कोई शख्स तुम पर तरस नहीं खाएगा। मैं तुम्हें सिसका सिसका कर और तड़पा तड़पा कर बड़ी अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दूंगा। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। तरबीनी सर से पांव तक इस तरह लरस रहा था जैसे उसने कड़कड़ाती सर्दी में ठंडे पानी से गुस्ल कर लिया हो। उसकी आंखों में मौत के साए कांप रहे थे, चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो मुझे रहम तलब नजरों से देखकर हकलाते हुए बोला, खान साहब, आपकी धर्म पत्नी पर जो कुछ बीती है उसने आपको बेअक्ल कर दिया है, परंतु अब आप मुझे अपना मित्र समझें। शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं। अगर आप मेरी बात सुने तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जो पंडित बद्री नारायण को मंदिर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। तरबीनी, बद्री नारायण का नाम सुनकर मैंने तरबीनी के बाल छोड़ दिए और उसे जहर भरी निगाहों से घूरकर बोला, जल्दी बताओ, क्या तुम उस पंडित को मंदिर से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? बद्री नारायण महान शक्ति का मालिक है खान साहब। मैं उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता, परंतु मैं एक ऐसे धर्मात्मा को जानता हूं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो बद्री नारायण आपके चरणों में लौटने पर भी तैयार हो सकता है। मुझे विश्वास है कि आप कुशल सफल होंगे। मुझ पर एतमाद करें, एक बार आजमा कर तो देखें। खुशामदी, जल्दी बताओ वो कौन है?
और मुझे कहां मिल सकता है? याद रख, अगर तूने गलत बयानी से काम लिया तो अच्छा ना होगा। इनका बदस्तूर मेरे सर पर मौजूद थी। वो भी तरबीनी पर निगाहें जमाई हुई थी। तरबीनी लरसते हुए बोला, मैं आपसे धोखा नहीं करूंगा खान साहब। मैसूर की पहाड़ियों पर एक धर्मात्मा है। उनका शुभ नाम प्रीतम लाल है। वो न जाने कितने बरसों से ज्ञान ध्यान में मगन है। उनकी शक्ति हनुमान की शक्ति से भी ज्यादा है। अगर आपने प्रीतम महाराज को राम कर लिया तो बद्री नारायण मंदिर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएगा। आप इनका देवी से भी पूछ सकते हैं। जमील, इनका ने मेरे कानों में सरगोशी की, तरबीनी बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन प्रीतम लाल तक तुम्हारी रसाई मुश्किल से होगी, क्योंकि वो किसी शख्स से मिलता नहीं है, मुलाकात करने से गुरेज करता है। मैं बद्री नारायण के लिए प्रीतम लाल से जरूर मिलूंगा, मैंने दिल ही दिल में इनका से कहा। फिर तरबीनी को मुखातिब करके मैंने पूछा, नरगिस की मौत का इल्म तुझे कैसे हुआ? आपकी कृपा है खान साहब, तरबीनी ने हाथ बांधकर जवाब दिया। मैंने 2-4 गुर सीख लिए हैं। इनका के आने से पहले थोड़ा बहुत आता जाता ही था मुझे। कुछ दिन और चैन की बंसरी बजा लो तरबीनी, मैं बद्री नारायण को ठिकाने लगाने के बाद तुमसे फिर मिलूंगा, मैंने नफरत से कहा। फिर तेजी से पलटकर हवेली से बाहर निकल आया। अगर मेरा कहा सच निकले तो मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा खान साहब। चलते वक्त तरबीनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चला आया। इनका किसी सोच में डूबी हुई थी। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। इधर मैं प्रीतम लाल से मिलने का प्रोग्राम बना रहा था। होटल पहुंचकर तमाम रात मैंने इसी बात पर गौर किया। मेरा दिल चाह रहा था कि इस वक्त पूना से मैसूर रवाना हो जाऊं, लेकिन इनका की खामोशी देखकर मैंने बात दूसरे दिन पर टाल दी। इनका हैरत अंगेज तौर पर खामोशी थी। मैं दूसरे ही दिन मैसूर के लिए रवाना हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुलदीप रुक जाए, लेकिन वो नहीं मानी। इनका ने भी उसे साथ ले चलने की सिफारिश की। आखिर मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया। इस रफाकत के बावजूद मुझे कुलदीप के लिए अपने दिल में कोई कसक महसूस ना होती थी। मुझे कुलदीप से अब कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसके तौर तरीके चूंकि नरगिस की आदतों से मिलते जुलते थे, इसलिए कभी कभी संजीदगी से मैं उसके बारे में सोचने लगता और फिर उसे जहन से झटक देता। फिर भी कुलदीप की शब व रोज खिदमत ने मुझे खासा मुतासिर किया था। वो किस किस्म की लड़की थी जो मुझसे इतनी मुतासिर हो गई थी? मैसूर के सफर के दौरान में भी मेरी और कुलदीप की ज्यादा बातचीत नहीं हुई। 1-2 बार इनका ने मुझे कुलदीप के सिलसिले में हमवार करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं टाल गया। फिर गालिबन इनका ने इस सिलसिले में ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। मैसूर पहुंचकर मैंने पहाड़ी सिलसिलों का रुख किया। मैं 10 रोज तक इधर उधर की खाक छानता रहा। जिससे भी प्रीतम लाल का पता पूछता वो अपनी लाइल्मी का इजहार करता। इनका भी इस अरसे में अपनी सी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसकी पुरस्कार कुव्वतें भी प्रीतम लाल का पता मालूम करने में नाकाम रहीं। मैं 11वें रोज दोपहर के वक्त आराम करने के लिए एक जगह रुका तो इनका मेरे सर से उतर गई। वो 2 घंटे बाद वापस लौटी तो उसके चेहरे पर कामयाबी की तमन्नियत मौजूद थी। मेरे दरियाफ्त करने से पहले ही उसने कहा, जमील, मैंने मालूम कर लिया है कि प्रीतम लाल कहाँ है। अच्छा, सच कह रही हो? मेरा दिल धड़कने लगा। हाँ जमील, वो यहां से मशरिक की जानिब 10 कोस के फासले पर एक कार में बैठा जाप में मगन है। हम कल तक वहां पहुंच जाएंगे। तुम्हें यह सब कुछ मालूम करने में इससे पहले दुश्वारी दरपेश थी क्या? प्रीतम लाल ने एक ऐसा हिसार खींच रखा है जिसके अंदर की बात कोई नहीं जान सकता। यही वजह थी कि आज तक मुझे मायूसी हुई, लेकिन आज इत्तफाक से मुझे पहाड़ी पर एक पुजारन नजर आ गई। मेरा माथा ठिनका। मैंने उस पर अपनी कुव्वत आजमाई तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो पुजारन 2 साल से प्रीतम लाल की खिदमत कर रही है। हैरत है जमील की इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की पहाड़ी की वीरानी में भी खुश है। बंबई वाली आशा याद है तुम्हें? उससे लाख दर्जे हसीन है वो। मैंने पुजारन के बारे में इज़हार ख्याल पर कोई तबसरा नहीं किया। मैं कुछ देर आराम करने के बाद उठा और मशरिक की सम चल पड़ा। कुलदीप भी मेरे साथ थी। उसने अभी तक मुझसे कोई गिला नहीं किया था। वो एक सच्ची खिदमत गुजार की तरह मेरी खिदमत में मगन रही थी। वो अजीब व गरीब तौर पर बदल गई थी। एक मॉडर्न और अप टू डेट लड़की की जिंदगी में क्या इनकलाब आ गया था।